सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। सभी को जय कृष्णा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे पूरे कोर्स की। पूरे कोर्स का जो प्लान रहने वाला है उस पूरे प्लान की अच्छे से बात करेंगे। हर सवाल का जवाब जो है मैं इस लेक्चर में देने की कोशिश करूंगा। जो भी डाउट आपको हो सकते हैं, जो भी संभावित डाउट हो सकते हैं, जो मुझे लगता है नॉर्मली बच्चा जानना चाहता है, वो सारे क्वेश्चन में आज के इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। कैसे कोर्स को आपको शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस शीट का क्या होगा, कैसे आपको शुरू करना है, सब कुछ जो है जितना भी लाइव क्लासेस क्या रहेंगी, कैसे टाइमिंग रहेगी, टेस्ट कैसे रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट कैसे रहेंगे, डाउट्स कैसे रहेंगे, तो जितनी भी चीजें हैं, कोर्स कितने समय में पूरा होगा, हर बात जो भी आप लोगों के मन में आती होगी वो सारे क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा। सारे सवालों का एक वन बाय वन सबका जवाब मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ अगर बाकी रह जाता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप, अगर कोई सवाल रह गया, कोई डाउट आपका रह जाता है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है कि अब जो नया बैच है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दोनों ही बैच है, फर्स्ट ग्रेड का भी है और सेकंड ग्रेड का भी है, और कंबाइंड बैच भी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों कंबाइंड बैच ये इसके अंदर रहेगा। तो जो पूरा कोर्स चलेगा उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो बैच है वो है विजयी भव बैच। नाम मैंने बहुत सुंदर रखा है, और जो नाम है उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि कैसे भी हो इस बार आपको विजयी बनाना है, इस बार आपको सफल बनाना है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी भी सफलता जो है वो समाहित है। तो कैसे भी करके इस बार हमें विजयी होना है। चाहे विजयी बीच में जितनी भी भर्तियां आए, बीच में जो भी भर्तियां आए, हमें सारी भर्तियों के लिए तैयार होना है। सारी भर्तियों के लिए तैयार होना है। हमें ये नहीं देखना है कि ठीक है राजस्थान की भर्ती जब आएगी, राजस्थान की आएगी तब अगर पहले कोई और भर्ती आ जाती है तो हम उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। फिर बीच में कोई और भर्ती आती है तो उसके हिसाब से तैयार करेंगे। हाँ, रहेंगे मैथ्स के ऊपर ही, रहेंगे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के ऊपर ही। तो टीजीटी मैथ्स की जहां से भी भर्ती आएगी हम उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। जो भर्ती सामने होगी उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे और उसी तरीके से लगातार चलते रहेंगे, है ना। तो कुल मिला के विजयी होना है हमें, हर हाल में हमें विजयी होना है। तो जो तरीका है वो यही है कि भर्तियां, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, पिछली बार बीच में ईएमआरएस आई थी, एचटेट आया था। इस बार उम्मीद है कि इस बार काफी सारी भर्तियां जो है वो हमें बीच में देखने को मिलेगी। डीएसएसबी आ ही चुकी है, जल्द ही उसका एग्जाम भी होगा, जल्दी उसकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो डीएसएसबी को देखने को मिलने, एनवीएस की चांसेस पूरे हैं, केवीएस के भी चांसेस है। तो एनवीएस केवीएस भी हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। प्लस मध्य प्रदेश में भी भर्ती है, उसकी भी संभावना है कि वो भी हो सकती है। एस्टेट हरियाणा की जो है वो भी है। ऐसी बहुत सारी भर्तियां जो है वो बीच दौरान हम देखेंगे, और हर भर्ती के लिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे ताकि इस बार कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए। कैसे भी हो इस बार हम विजयी हो जाएं, सफल हो जाएं। तो यही टारगेट हमारा रहने वाला है। तो बैच रहेगा विजयी भव। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि जब आप तैयारी करते हैं तो एक लंबी तैयारी होती है। तैयारी बहुत छोटी नहीं होती कि 2 महीने तैयारी करेंगे या 3 महीने तैयारी करेंगे, नहीं, एक लंबी तैयारी होती है। एक लंबी तैयारी, अब आप देखते होंगे कि जो भी तैयारी करने उतर रहा है, खासकर जो नया स्टूडेंट है, उसके लिए तो तैयारी लंबी है ही। अच्छी बात है, 1 साल में सिलेक्शन आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना 1 साल भी लंबा है। 1 साल भी अपने आप में काफी लंबा है, लेकिन 2-2 साल भी लग जाते हैं, 3-3 साल भी लग जाते हैं, तो तैयारी बहुत लंबी होती है। तो ये बहुत लंबी तैयारी के लिए आपको एक मोटिवेशन जरूर चाहिए। तो मोटिवेशन अपना जो है उसको मैथ्स को बनाइए कि हमें मैथ्स अच्छी करनी है, हमें मैथ्स अच्छी करनी है। हमारा मोटिवेशन होगा हमें मैथ्स अच्छी करनी है। स्टार्ट लविंग मैथमेटिक्स। आप गणित को पसंद करना सीख लीजिए, गणित को इंजॉय करना सीख लीजिए, गणित को मजे लेना सीख लीजिए। क्योंकि जब आप मजे लेने लग जाएंगे गणित के तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। आपको यही लगेगा जैसे आप खेल खेलते हैं। तो इसलिए नहीं खेलते कि आपको कोई कंपटीशन तोड़ना है, इसलिए आप खेलते हैं कि आपको मजा आता है। तो मैथ्स को भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको मैथ्स को पसंद करना सीखना है। कैसे पसंद करना है ये मेरा काम है। मैं आपको इस तरीके से मैथ्स पढ़ाऊंगा, इस तरीके से मैथ्स में तैयार करूंगा कि आपको मैथ्स पसंद आने लग जाएगी। और विश्वास करिए, जिस दिन आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे प्यार है मैथ से, वैसे अगर आप लोगों को प्यार हो जाएगा और उस तरीके से फीलिंग आपके दिमाग में आने लग जाएगी मैथ्स को, तो कभी आपको मैथ्स पढ़नी नहीं पड़ेगी।
जब भी आप मैथ्स को खोलेंगे आपको मज़ा ही आएगा, ये आपके लिए खेल बन जाएगा और मज़े ही मज़े आएगा, चाहे फिर आप 1 साल पढ़ो, चाहे 2 साल पढ़ो और फिर ज़िंदगी भर आप पढ़ सकते हो और जिसकी मैथ्स अच्छी है वो कहीं न कहीं पहुँच भी जाएगा, ये बात भी कन्फर्म है, क्योंकि मैथ्स किसी को खाली हाथ तो नहीं छोड़ेगी। हर कॉम्पिटिशन आप देख लीजिए, सारे के सारे कॉम्पिटिशनों में मैथ्स का ही रोल है, चाहे आप टीजीटी में चले जाइए, चाहे पीजीटी में चले जाइए, चाहे हरियाणा की भर्ती हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे कोई और भर्ती हो, माँग तो मैथ्स ही रही है ना, तो मैथ्स अच्छी हो गई तो भर्तियाँ अपने आप ही अच्छी हो जाएँगी। तो कुल मिला के हमारा मोटिवेशन जो भर्ती पे रहेगा, यही रहेगा कि हम मैथ्स को अच्छे से पढ़ें, दिल से स्वीकार करें, मैथ्स को एन्जॉय करें, सिर्फ़ मैथ्स को एज़ ए बर्डन के तौर पे ना पढ़ें, क्योंकि बर्डन के तौर पे कुछ दिन तो ठीक पढ़ा जाएगा, लेकिन बहुत लंबा पढ़ना है, 1-1 साल तक पढ़ना है, तो फिर बोर होके नहीं पढ़ सकते। बोरियत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो मज़ा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, पढ़ के खुशी होनी चाहिए, ऐसी कुछ फीलिंग जो है वो हमें होनी चाहिए। तो हमारा मोटिवेशन यही रहेगा कि मैथ्स को ऐसे पढ़ें कि मज़ा आए, आनंद आए। मैथ्स ऐसे लगे कि जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, सही में बहुत काम का है, बहुत सुंदर है और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी फीलिंग हमें एक क्लास खत्म होने के बाद में हमें थकावट नहीं होनी चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद में हमें ऐसा लगना चाहिए क्लास लेने के बाद तो फुर्ती आई है, फ्रेशनेस आई है ना? जैसे आप नहा के आते हैं तो नहाने के बाद थकावट महसूस नहीं होती, फ्रेशनेस आती है। तो सेम वैसी फीलिंग हमें मैथ्स के साथ आनी चाहिए। क्लास ली, क्लास लेने के बाद आप बाहर जब निकलें तो स्ट्रेस नहीं बल्कि फ्रेशनेस आनी चाहिए। तो कुछ ऐसी ही तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि ये फ्रेशनेस बनी रहे, ये मज़ा बना रहे और ये मोटिवेशन बना रहे। मैथ्स अच्छी, सिलेक्शन पक्का है। अगर मैथ्स अच्छी है तो सिलेक्शन अच्छा है। पक्का ही आएगा क्योंकि जिसकी मैथ्स अच्छी है, वो उसे सिलेक्शन दे के ही रहेगी। तो ये हमारा मोटिवेशन रहेगा कि मैथ्स को ऐसे पढ़ें कि बस जीवन बदल जाए। कोर्स के बारे में है तो पूरा कोर्स जो रहेगा वो हमारा 13 टारगेट प्लान रहेगा। मैं सारे सवालों के जवाब दूँगा, चिंता मत करो, बारी-बारी से सारे जवाब आ जाएँगे। बस आप सुनते जाइए, कुछ रह जाए तो लास्ट में मैं आपको कवर कर लूँगा। 13 टारगेट प्लान रहेगा यानी हमारा जो 12th का कोर्स है, उस 12th के कोर्स को 13 टारगेट्स में डिवाइड किया गया है। टारगेट 1 में ये टॉपिक, टारगेट 2 में ये टॉपिक, टारगेट 3 में ये टॉपिक, टारगेट 4 में टॉपिक, तो 13 टारगेट बनाएँगे। सीनियर सेकेंडरी के 13 टारगेट, वो भी मैं आपको जो प्लान है उसकी शीट दे दूँगा ताकि आपको पता लग जाएगा पहले टारगेट में क्या है, दूसरे टारगेट में क्या है। तो 13 टारगेट हमारे सीनियर सेकेंडरी के, 13 टारगेट हमारे ग्रेजुएशन के हैं, तो दोनों के 13-13 टारगेट रहेंगे। 13 टारगेट में सारे कवर हो जाएँगे आपको। आप सोचोगे टॉपिक तो संख्या इससे ज़्यादा है या कम है, वो नहीं है, 13 टारगेटों में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे। एक टारगेट को हम 2 वीक चलाएँगे। एक टारगेट को हम 2 वीक चलाएँगे। यानी 14 दिन पढ़ेंगे। उसमें थ्योरी भी होगी, उसमें प्रैक्टिस भी होंगी, उसमें टेस्ट भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। एक टारगेट को सीनियर सेकेंडरी का टारगेट प्लस एक ग्रेजुएशन का टारगेट, हम 2 टारगेट को पैरेलली चलाएँगे। क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में सीनियर सेकेंडरी का एक टारगेट लेंगे, 2 हफ्ते उसको कंटिन्यू करेंगे। एक ग्रेजुएशन का लेंगे, उसको 2 हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही 2 हफ्ते पूरे होंगे, हम टॉपिक को चेंज कर लेंगे। ऐसा कोई अ, हार्ड एंड कोर नहीं है कि 14 दिन का मतलब 14 दिन ही है। अगर इसमें 15 दिन लग गया, 16 दिन लगे, 1-2 दिन ज़्यादा भी लग गया तो टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, टॉपिक को ईमानदारी से पूरा करेंगे। ऐसे नहीं कि हमें कोई भागना है, कोई उड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 दिन हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर टॉपिक बचता है तो। ईमानदारी से टॉपिक को पूरा करेंगे। तो एक टारगेट के लिए नॉर्मल जो डेडलाइन है वो 2 वीक की है, कि हम 2 वीक में टॉपिक चेंज करेंगे। हर 2 वीक एक टारगेट को देंगे। टारगेट 2 हैं, याद रखिए, एक सीनियर का टारगेट होगा और एक ग्रेजुएशन का टारगेट होगा। ठीक है? 2 वीक चलेगा। तो क्या है पूरा टारगेट, कैसे है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। आगे जो हमारी कोर्स की जो डेडलाइन रहेगी, वो रहेगी हम 2 बार कोर्स करेंगे अब। इस साल में हम 2 बार करेंगे। पहला कोर्स जो भी शुरू हो रहा है, वो हम जुलाई के एंड में पूरा कर देंगे। जैसा कि मैं बता चुका 13 टारगेट है। 13 टारगेट यानी एक टारगेट अगर 2 वीक लेता है तो हमें 26 हफ्तों की ज़रूरत पड़ेगी। 26 हफ्ते लगभग 6 महीने होते हैं। तो अगर हम आज जनवरी से स्टार्ट चल रहे हैं, तो हम लगभग जून के एंड तक पूरा कर देंगे। लेकिन मैं जुलाई और मान के चल रहा हूँ कि बीच दौरान कई टॉपिक लंबे भी होते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जुलाई एंड तक आराम से पूरा प्लान्ड है, चिंता ना करिए। कुछ भी है नहीं, सब कुछ प्लान्ड है, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। सारे टॉपिक बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। जुलाई एंड तक हम फर्स्ट टाइम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा जो सेकंड टाइम है, वो हम अक्टूबर एंड तक अगले 3 महीनों में रिवीजन कर लेंगे, जो हमारा सेकंड टाइम हो जाएगा। और जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, पिछले बार से ही जुड़े हुए हैं, उनका 3 बार हो जाएगा। एक बार तो ऑलरेडी अभी हो चुका है, अभी तक हो चुका है, एक अभी दोबारा जो चलेगा उसमें हो जाएगा। एक जब वो
आएंगे तो 3 बार हो जाएगा। अगर इसमें भी भर्ती आगे खिसक जाती है, एग्जाम अक्टूबर में नहीं होते हैं और नवंबर मिल जाता है, दिसंबर मिल जाता है, अगर वो और टाइम मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और घुमा देंगे कोर्स को, थर्ड टाइम और शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या होता है। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर में एग्जाम हो जाएंगे या नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते हैं तो फिर और कोर्स को रिपीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स की डेडलाइन है कि फर्स्ट टाइम जुलाई एंड में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और उसके बाद में सेकंड टाइम हमारा अक्टूबर एंड में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, तो कोर्सेज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। अब आप देखेंगे अभी चेंज हो जाएगा, आपका जो भी कोर्स आपने लिया वो चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में या शाम तक आज चेंज हो जाएगा। कोर्स में आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एक होगा फाउंडेशन लेवल का और एक होगा कंपटीशन लेवल का। फाउंडेशन लेवल और कंपटीशन लेवल 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा समझना कि ये क्या है। देखिए, बच्चे 2 प्रकार के आते हैं। एक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिनको बिल्कुल भी फ्रेशर मान लीजिए, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत एवरेज होते हैं, जिनको बेसिक बातें भी मैथ्स की नहीं पता है। तो हमने कोर्स को 2 भागों में बांट लिया। एक वो जो एकदम नए बच्चे हैं, एकदम एवरेज बच्चे हैं, जो मैथ्स को पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, पहली बार से ही तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो पहले तैयारी कर चुके हैं, पहले से ही तैयार है। 2 भागों में हमने बांटा है। एक जो एकदम नए आ रहे हैं, एकदम पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही कंपटीशन में उतर रहे हैं, या फिर वो जो बिल्कुल एवरेज है मैथ्स में। तो इस तरीके से हमने 2 भागों में बांटा। तो अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है, एकदम एवरेज है, एकदम नया है और उसने कभी भी पहले तैयारी नहीं की या की है, तो बहुत एवरेज है मैथ्स के अंदर, ज़्यादा बेसिक उसको नहीं पता है, तो उसके लिए सबसे पहले कोर्स है फाउंडेशन। फाउंडेशन कोर्स उन लोगों के लिए है जो एकदम नए हैं, जिन लोगों को मैथ्स में बहुत एवरेज है, शुरुआत ही कर रहे हैं, या यूँ मानिए कि अभी उनके कंसेप्ट बहुत कमज़ोर है, ये उन लोगों के लिए। फाउंडेशन कोर्स में आपको मिलेगा एनसीईआरटी, वहाँ से आप आराम से एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए बहुत शुरू से, एकदम शुरू से, बहुत शुरू से 2 + 2 = 4 इस टाइप से। यहाँ से एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बेस तैयार करने के लिए बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद में आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स होती है, जो 2009 से पहले चलती थी, 2009 से पहले जो आरबीएससी में राजस्थान बोर्ड में चला करती थी, 4 किताबें जूनियर में चलती थी, 4 किताबें सीनियर में चलती थी, यानी 8 किताबें चलती थी। फिर उन किताबों को आपको पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाई गई है, फिर उसमें आरबीएससी की बुक्स पढ़ाई गई है, फिर एसआर सैनी पढ़ाई गई है। सबका लेवल देखो बढ़ते हुए जाएगा। एनसीईआरटी का लेवल एकदम बेसिक है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें एकदम बेसिक होती है। आरबीएससी की थोड़ा-सा उससे अच्छा लेवल मिलेगा आपको। एसआर सैनी में तो आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। यहाँ करते-करते आप अपना बेसिक जो है, फाउंडेशन जो है, वो आपका तैयार हो जाएगा। और यही चीज़ अगर आप ग्रेजुएशन में देखें, तो ग्रेजुएशन में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेम यही जो प्रॉब्लम है वो ग्रेजुएशन में भी आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन जो है वो रट्टा मार हुई है, या 5 साल के पेपर पढ़ के हुई है। उनकी बीएससी नहीं पढ़ी हुई। अब उनकी बीएससी नहीं पढ़ी हुई तो सीधा कॉम्पिटिशन में जब उनको लोगों को ले जाते हैं, तो उन्हें बेसिक कहानियाँ नहीं पता होती कि ग्रुप क्या होता है। एकदम बेसिक चीज़ें हैं ना, वो गायब होती है उनकी बिल्कुल भी। आप लोग भी जानते होंगे, ज़्यादातर जो लोग बीएससी करते हैं, वो बीएससी सिर्फ़ 5 साल के पेपर से करते हैं। ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं, पेपर में छाप आते हैं, नंबर बन जाते हैं, पास हो जाते हैं और इस तरीके से उनकी बीएससी हो जाती है। यानी बीएससी उनकी बिल्कुल भी ढंग से नहीं होती। बीएससी नहीं होने की वजह से अब हम लोग जब कॉम्पिटिशन में पढ़ाते हैं, तो हम तो ऊपर से कॉम्पिटिशन लेवल से ही पढ़ाते हैं, और जब कॉम्पिटिशन लेवल से पढ़ाते हैं, तो फिर वो बेसिक कहाँ से आए? वो जो एकदम छोटी-छोटी बातें हैं, वो जो उसमें बीएससी में जो पढ़ने लायक थी, जो बीएससी में थी, वो सब कहाँ से हो? तो आप अगर आपका भी ऐसे बीएससी एकदम खराब हुआ है और बीएससी वाली बेसिक से आप ठीक करना चाहें, तो आपको डिटेल बीएससी के वीडियो मिल जाएँगे नवकार पब्लिकेशन वाले। ये उन लोगों के लिए, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग एनसीईआरटी आपको आती है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है और जो पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, है ना? वो अपने हिसाब से खुद चुन ले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हमने हमारी तरफ से अवेलेबल करवा दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जो आपको ठीक लगे उतना आप उसमें से ले सकते हैं, अपने हिसाब से खुद चयन करिएगा। हम हैं अवेलेबल करवाने वाले। आपको क्या पढ़ना है, आप में कहाँ कमी है, फिर वो आपको तय करना है। अगर आपकी बीएससी बहुत खराब हुई हुई है, तो रिकमेंड करूँगा कि बीएससी वाले वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपको बीएससी में क्या था, क्या नहीं था, वो देखने से रिकॉल हो जाएगा। फटाफट वीडियो एक के बाद देख लेंगे आप, जल्दी-जल्दी देख लेंगे, स्पीड में देख लेंगे, या जो नहीं आता है वो देख लें। जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। हमने अवेलेबल करवाए हैं आप लोगों के लिए इसीलिए, ताकि कोई खाली स्थान वहाँ ना रह जाए, कोई जगह खाली ना रह जाए। जब आप कॉम्पिटिशन क्लासेस को पढ़ें तो ये ना हो कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो बीएससी में ये पढ़ा ही नहीं, मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। वो चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम बेसिक से मिलेगा, एकदम कै, ख, गेड़े है ये सारे। तो इससे आपका
बीएससी वाली जो कमी है जो कॉलेज में रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आप देख लेना कि आप कितने बेसिक लेवल के हैं, जिसके भी आप उस फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, आप बहुत टाइम से पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी ठीक होगी। ये ठीक होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा आगे आ जाइए, सीधा चलिए कंपटीशन लेवल पे। उसके बाद में दूसरा फ़ोल्डर आपको मिलेगा कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल में थ्योरी के वीडियो मिलेंगे, डिटेल्ड थ्योरी जो है उस टॉपिक की, वो डिटेल में वो थ्योरी मिलेगी, वो देखिए। प्लस प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी जिसमें मैंने जो बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, जो सॉल्व करवाए हुए क्वेश्चन है वो मिलेंगे। आप उन्हें देखिए, वो सीधे कंपटीशन लेवल के, वो सीधे कंपटीशन के लेवल के हैं, जो कंपटीशन में आता है और जो आ सकता है उसके आस-पास के सारे सवाल होंगे। आप सीधा कंपटीशन स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्त अगर आप लोग पहले से फाउंडेशन आपका अच्छा है तो। नहीं अच्छा है तो भाई खुद से पहचानो कि आप कैसे, आप कौन से, तो हमने दोनों अवेलेबल करवा दिए हैं। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो कंपटीशन लायक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो फाउंडेशन जो है वो आपकी मर्जी है, आप स्वैच्छिक हैं, आपको कमी लगे तो आप जाके देख लीजिए। लेकिन हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपका फाउंडेशन खराब है, बुरा हुआ है, अच्छा नहीं है, तो आप पहले वहाँ जाइए, अपने आप को ठीक करिए और फिर कंपटीशन पे। और ये नहीं कि वो एक साथ जाके फाउंडेशन वाला एक साथ ही पढ़ना है, आपको एक साथ नहीं पढ़ना। जो टॉपिक चले उस टॉपिक में ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने समुच्चय स्टार्ट किया, तो आप फाउंडेशन वाले कोर्स में जाके जो समुच्चय की वीडियो है सिर्फ वो देख लीजिए। फाउंडेशन वाले कोर्स में जाके जो समुच्चय की वीडियो है वो देख लीजिए। फिर कंपटीशन लेवल है उसमें समुच्चय की वीडियो देख लीजिए और फिर जो हमारी लाइव क्लासेस है उसमें आइए, एकदम सब ठीक। सब आपकी कमी दूर जाएगी। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन वाला पहले एक बार सारा पढ़ के आना है, सारा पढ़ के नहीं आना है। टॉपिक वाइज़ आइए, कोई टॉपिक आपका अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा। जो बुरा हो वहाँ जाके ठीक कर लीजिए, फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए उसका। तो इस तरीके से 2 हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं। रिपीट कर रहा हूँ, फाउंडेशन पढ़ना आपके लिए कोई अनिवार्य नहीं है। ये आपकी इच्छा है, आपका फाउंडेशन कैसा है, आपका बेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक करना है। अगर ठीक करने की ज़रूरत है, तो कर लीजिए, नहीं ठीक है तो सीधा कॉम्पिटिशन लेवल पे आइए, यहाँ से आगे चलिए। उसके बाद में हमारा रहेगा अगला पार्ट, थ्योरी को कैसे कवर करें? ज़्यादातर बच्चे आते हैं पहले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, सर थ्योरी कैसे करें? देखिए थ्योरी वो चीज़ नहीं है जो एक बार में कवर हो जाए। ये एक बार में कवर होने वाली चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जो बार-बार दोहरानी पड़ती है। पहले आपने थ्योरी पढ़ी, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब आप सवाल नहीं कर रहे होते। जब आप सवाल कर रहे होते हैं तब आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे होते। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं सवाल आपके सामने होते नहीं, आपको लगता है हाँ, हाँ, समझ में आ गया, हाँ, हाँ, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही सवाल करने जाएँगे आपको लगेगा अरे यार! ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी। तो फिर आप वापस थ्योरी पे आते हो, फिर थ्योरी को दोबारा पढ़ते हो, फिर दोबारा सवाल निकालते हो या फिर ये थ्योरी पढ़ी, इस पे ये वाले सवाल निकाले, दूसरे सवाल निकालने जाते हैं फिर थ्योरी कमज़ोर लगने लग जाती है, दोबारा थ्योरी पढ़ो। तो ऐसे होगा आपके साथ बार-बार। थ्योरी वो चीज़ नहीं है जो एक बार में आके एक बार में निपटा दी गई। थ्योरी में कमी महसूस होगी। जैसे आप एक टाइप के सवाल निकालने शुरू करेंगे, आपको लगेगा थ्योरी में कमी आ रही है, आप उससे थ्योरी पढ़ेंगे, उस टाइप के सवाल फिर हो जाएँगे। फिर अगले टाइप के सवाल निकालेंगे, फिर थ्योरी में कुछ कमी नज़र आएगी, फिर दोबारा आएँगे, दोबारा पढ़ेंगे, फिर होगा। तो थ्योरी आपको बार-बार गुज़ारनी पड़ेगी। थ्योरी जब पढ़ेंगे, तो सवालों की याद आएगी, जब सवाल पढ़ेंगे तो थ्योरी की याद आएगी। तो थ्योरी आपको कई बार है, तो कोर्स में भी आपको थ्योरी कई बार मिलेगी। एक बार तो आप जब डिटेल लेक्चर में जाएँगे तब थ्योरी मिल जाएगी। एक बार आप जब एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थ्योरी मिल जाएगी। आरबीएससी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको थ्योरी मिल जाएगी। जब आप लाइव क्लास में आएँगे वहाँ पे भी थ्योरी मिल जाएगी। तो थ्योरी आपको बार-बार कई बार मिलेगी, चिंता ना करिए, कई बार थ्योरी आपको करिए। आपको बस पढ़ना है, सुनना है, समझना है, यही आपका काम है। ठीक है ना? तो आपको कवर नहीं करना, हम कवर करवाएँगे। आपको बस डिटेल लेक्चर देखने हैं, जो देखोगे पहले डिटेल लेक्चर को देख लीजिएगा, वहाँ से थ्योरी हो जाएगी। लगे कि नहीं मेरा तो एकदम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप एनसीईआरटी वाली थ्योरी पहले देख लीजिए। वो एकदम ज़ीरो से थ्योरी है, एकदम ज़ीरो एक जो ना ए-बी-सी-डी है वो, वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगी। फिर वहाँ से कुछ कमी रह जाए तो थोड़ी आरबीएससी वाली देख लेना, फिर वहाँ रह जाए तो डिटेल में आपके यहाँ से पढ़ लेना। फिर आएँगे तो अब जो लाइव क्लासेस अभी होंगी हमारी उसमें दोबारा थ्योरी होगी, फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो कई बार थ्योरी होगी आपकी। और फिर जब सवाल निकालें तो थ्योरी को एक बार दोबारा जाके देख लीजिएगा, बार-बार देखेंगे तो ठीक होती जाएगी। तो ऐसे आपको थ्योरी को कवर करना है। उसके बाद में अगला हिस्सा है हमारा फ़ॉर्मूला शीट। अब अधिकतर बच्चे क्या होता है फ़ॉर्मूले की शीट बनाते रहते हैं, नहीं आपको नहीं बनानी है, ये फ़ॉर्मूला शीट मेरी तरफ से होगी, आपको मिलेगी। हर टॉपिक जो भी हमारा चलेगा, उस टॉपिक की एक फ़ॉर्मूला शीट होगी। जो भी टॉपिक चलेगा उसकी एक फ़ॉर्मूला शीट होगी और एक स्पेशल क्लास मैं लूँगा जिसमें फ़ॉर्मूले के जितने भी फ़ॉर्मूले हैं उस टॉपिक के, सारे फ़ॉर्मूले आपको समझाऊँगा कि ये किसका फ़ॉर्मूला है, ये किसका फ़ॉर्मूला है, ये किसका फ़ॉर्मूला है, तो एक स्पेशल क्लास फ़ॉर्मूला की होगी। एक फ़ॉर्मूला बेस्ड क्लास होगी उस टॉपिक की जो टॉपिक उस टाइम चल रहा होगा। तो उसकी क्लास भी हो जाएगी,
सारे फॉर्मूले आपको समझा भी दूंगा, साथ ही आपको एक शीट भी दे दूंगा जिससे आपको फॉर्मूले उतारने या ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वो शीट आप प्रिंट कराना और अपने पास रख लेना, आपका काम खत्म। अब फालतू में रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, प्लस उन सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो वो झंझट कर हर टॉपिक के साथ ऐसा होगा, एक फॉर्मूला क्लास आपकी लगेगी और प्लस फॉर्मूला शीट मिलेगी, तो आपका झंझट खत्म कि आपको फॉर्मूला ढूंढ ढूंढ के लाने, वो काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप हार्ड कॉपी निकाल लेना। चलो आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हाउ टू मेक कंसेप्ट, कंसेप्ट कैसे बने। तो पहले तो ये कहानी समझ लीजिए, ये कंसेप्ट होता क्या है। कंसेप्ट का मतलब होता है खालिस्तान, क्लियरिटी नहीं होना, क्लैरिटी नहीं होना। जब आपको क्लैरिटी नहीं होती, जब आपको डाउट्स होते हैं ना, इसका मतलब आपके कंसेप्ट नहीं बने। कंसेप्ट का सीधा सीधा मतलब है जितने डाउट्स कम उतना बेहतर कंसेप्ट, डाउट कम कर लीजिए, कंसेप्ट बेहतर होता जाएगा। और इसको एक चीज से ऐसे भी समझने की कोशिश करिएगा, ये वो एक चीज नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और एक कंसेप्ट बन जाएंगे, नहीं बनते हैं। आप प्रॉब्लम से जूझते हैं, अलग अलग तरीके से जूझते हैं, है ना। धीरे 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 आप ठीक होते हैं और आपको डाउट पहचानने पड़ते हैं कि मुझे डाउट्स आ किस पे रहे हैं, मुझे डाउट्स है क्या। अपने खुद के जो सेल्फ डाउट होते हैं वो पहले ढूंढने पड़ते हैं आपको कि भाई मुझे सदिश ही नहीं पता यार, मैं सदिश पढ़ तो रहा हूँ, मुझे सदिश नहीं पता। पहले तो मुझे ये समझना चाहिए कि सदिश होते क्या है। तो ये अपने आप से पहले सवाल ढूंढने होंगे आपको कि आप में खाली जगह कहाँ कहाँ रही हुई है, कौन कौन सी जगह है जो आपकी खाली है। उन खाली जगहों को पहचानना होगा और उनको भरना होगा, वही कंसेप्ट बनाता है। अब दोनों कहते हैं बाहर से कोई कंसेप्ट नहीं आने वाला, कोई आसमान से बरस के कोई कंसेप्ट नहीं आता है। कंसेप्ट होता है खुद के डाउट, जो आपके सेल्फ डाउट है। आपके सेल्फ डाउट किसी और के सेल्फ डाउट से बिल्कुल अलग होंगे, किसी और के डाउट कुछ और होंगे। तो आपको पहले पहचानना है, जब आप टॉपिक पढ़ो तो देखो कि मुझे क्या डाउट है, अपने डाउट की एक लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, कौन सी चीज है जो मुझे पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको, उसकी लिस्ट बनाओ। उनको धीरे धीरे बायकायदा क्लियर करो। जैसे वो क्लियर होंगे, ये सब कनेक्ट हो, आपके कंसेप्ट अपने आप बनने लग जाएंगे। होता क्या है, समझ रहे हो बात को, मैन होता है डाउट्स। आपके डाउट होते हैं और जिस पे आप कभी बात नहीं करते कि डाउट है किसी पे, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे डाउट है आपको, उसमें कहीं ना कहीं तो डाउट होंगे। पहले उनको राउंड करो कि भाई मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, पहले खुद तो क्लियर हो, किसी और को बताने से पहले पहले खुद तो क्लियर हूं कि मुझे डाउट है किस किस पे, क्या चीज है जो मुझे नहीं समझ में आ रही, कौन सी चीज है जो मुझे पूछनी चाहिए। एक लिस्ट बना के रखो और उनको क्लियर करो। जितने डाउट कम होते जाएंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट कोई और चीज नहीं है, वो क्लैरिटी का नाम है। जब डाउट्स कम होते हैं वो कंसेप्ट कहलाते हैं। अब आप सोचो, आपको क्या है, आपको सदिश नहीं पता, इसका मतलब कंसेप्ट नहीं बना। कंसेप्ट बनेगा कैसे, जब आपको ये नहीं पता सदिश क्या होता है, जो डाउट है। तो जब वो डाउट बना रहेगा तो वहां कंसेप्ट नहीं हो सकता, और जहां डाउट नहीं होगा वहां कंसेप्ट होगा। तो कंसेप्ट इस तरीके से बनेंगे, और ये एक दिन का काम नहीं है, बार बार गुजरना होगा आपको। एक बार आए कुछ डाउट्स क्लियर हो गए, फिर अगली बार आए फिर कुछ डाउट क्लियर हो गए, धीरे 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 कंसेप्ट बनता है। बस कंटिन्यू रहिए, कंसेप्ट धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। अपने डाउट्स के साथ सामना करते रहे, अपने डाउट्स को ठीक करते रहे, कंसेप्ट अपने आप ही आएगा। जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होंगे कंसेप्ट तैयार होंगे। इसके बाद में प्रैक्टिस शीट और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, विद सॉल्यूशन मिलेगी। प्रैक्टिस शीट जो है वो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसका जो प्रैक्टिस शीट है ये आपको मैं चैट बॉक्स में भेज दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऐप में प्रिंट की जो संभावना है वो नहीं है, तो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपका जो चैट सेक्शन है वहां भेज दूंगा। जैसे ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मैं आपको प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा। ऐप पे तो पड़ी है, ऐप पे तो प्रैक्टिस शीट पड़ी है, लेकिन आप में से काफी जने बोलेंगे हमें प्रिंट आउट निकालना है। बिल्कुल निकालिए प्रिंट आउट, आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, हम सार्वजनिक कर देंगे हमारी प्रैक्टिस शीट। आप निकालिए। हाँ, सॉल्यूशन शीट जो है वो केवल ऐप में रहेगी, ये ऐप में रहेगी, ये आपको बाहर नहीं देंगे, है ना। कुछ तो प्राइवेट रहना ही चाहिए। तो ये जो चीज है सॉल्यूशन शीट है वो रहेगी। प्रैक्टिस शीट, क्योंकि जैसे हम प्रैक्टिस शीट आपको देंगे तो बाहर शेयर भी होंगी, बहुत से लोगों तक जाएगी। ठीक है, जाइए प्रैक्टिस शीट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस शीट के जो सॉल्यूशन है वो हमारा अधिकार है, तो वो हमारे पास ऐप में रहेंगे, तो आप लोग वहां से देखिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया, तो वो कोई गलत भी नहीं है ना। सबको सॉल्यूशन नहीं बांट सकते। प्रैक्टिस शीट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, क्योंकि जैसे हम प्रिंट के लिए देंगे वो शेयर भी होंगे, तो बाकायदा आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐप में वो वहां रहेगा ताकि आप ऐप से ही देख सके, ताकि सॉल्यूशन आप लोगों तक ही पहुंचे। प्रैक्टिस शीट सब तक पहुंचे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन आप तक हो। ठीक है, उसके बाद में है
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है, वो रहती है कि भई बहुत से बच्चे क्या होंगे कि मैं अभी आपको कहूँगा कि बहुत क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, बहुत सारे, फिर भी लोगों के मन में एक रहता है बहुत सारे क्वेश्चन करूँ या फिर रिवीज़न करूँ? बहुत सारे क्वेश्चन करूँ या रिवीज़न करूँ? तो पहले इस पे ध्यान देना है। हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें कम क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, ना हमें ज़्यादा करने हैं, ना हमें कम करने हैं। हमें ठीक-ठीक क्वेश्चन करने हैं। हमें ठीक-ठीक क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा पुनरावृत्ति करनी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ तो लोगे आप, निश्चित तौर पे पढ़ लोगे, लेकिन समय पर वो याद नहीं आएँगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 5 फ़ोन नंबर याद करो, तो हो सकता है 5 फ़ोन नंबर आप याद कर लें, टाइम पे आपको वो याद भी आ जाए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 15 फ़ोन नंबर याद कर लो, तो टाइम पे आपको एक ही याद नहीं आएगा, क्योंकि हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप बोझ बढ़ाते जाएँगे, जैसे-जैसे बोझ बढ़ाते जाएँगे, आपकी याददाश्त जो है वो फ़ेल होती जाएगी। तो ज़्यादा क्वेश्चन करने का फ़ायदा तो ये तो हो जाएगा कि जब आप पेपर में जाएँगे तो आपको हर सवाल देखा हुआ लगेगा, लेकिन कर नहीं पाएँगे। सवाल देखा हुआ लगेगा कि हाँ, अरे! ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, लेकिन जैसे ही करने बैठोगे, पहली लाइन ही भूल जाओगे। बस देखा सा लगेगा, कहीं देखा हुआ है, कैसे किया हुआ है ये याद नहीं आ रहा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये पेपरों में होती है, और आप क्लासेस लेंगे तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जो बहुत क्वेश्चनों के पीछे भागते हैं। देखिए, कम नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कम निकालो, नहीं। ना मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा निकालो, मैं कह रहा हूँ ठीक मात्रा में सवाल, बढ़िया सवाल निकालो। एक बढ़िया सवाल को 5 बार निकालो, बजाए 5 सवालों को 1 बार निकालने के बजाय। कि 5 सवालों को 1 बार निकालेंगे तो वो याद नहीं रहेंगे। एक सवाल 5 बार निकालेंगे तो पेपर में याद भी आएगा और जल्दी से कर भी पाएँगे, स्पीड भी बनेगी, फटाफट होगा, गलतियाँ भी कम होगी, है ना? एक्यूरेसी बढ़ेगी आप लोगों की। तो ये हमारा मकसद रहेगा कि हम आपको बढ़िया सवाल करें, जो बढ़िया सवाल है वो करें। कम नहीं कराऊँगा मैं, चिंता ना करिए, अच्छे सवाल कराऊँगा, कम की तो मेरी जगह ही नहीं है। प्रैक्टिस में मैं नॉर्मल, जो आप लोग जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता ही है, एक-एक टॉपिक पे मैं 100 क्वेश्चन तो मैं खुद से करवा देता हूँ, वो भी सिलेक्ट कर के। और अभी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो एक-एक टॉपिक पे फिर 100-100 करवा दूँगा। मैं भी कम नहीं करवा रहा, लेकिन ज़्यादा सवालों से बचें। ऐसे नहीं कि वो एक शीट एक्स कोचिंग की उठा लाए, एक वाई की उठा लाए, एक जेड की उठा लाए, वो निकाल, कहीं से भी पेपर नहीं आता है, किसी भी कोचिंग से नहीं आता, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बाकी झूठ में जाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। कहीं से भी नहीं आता, कंसेप्ट बनाओ, पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको रिवीज़न करनी है, बार-बार निकालना है, कम चीज़ों को ज़्यादा बार निकाल पाओगे, वरना ज़्यादा चीज़ें कम बार निकाली जाएगी। तो ज़्यादा पढ़ोगे तो कम बार निकलेगा, और कम पढ़ोगे तो ज़्यादा बार निकलेगा। तो हम रिवीज़न पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, चीज़ों को दोहराने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ताकि चीज़ें टाइम पर याद आ जाएँ। टाइम पर याद आ जाए। 150 सवाल देखे हुए से अच्छा है 60 सवाल देखे हुए भी हैं और कर भी पाऊँगा। ये ही पिछली बार हुआ था। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये लगता था कि 150 के 150 मुझे देखे हुए तो हैं, कर 60 भी नहीं पा रहा था। तो इससे अच्छा ये है कि 150 में से 60 क्वेश्चन मुझे आते हों तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कन्फ्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को, वो हमें नहीं करना है। हमको क्लियर रहना है। हमको क्लियर रहना है, क्लियर रहेगा, जिस दिमाग क्लियर है, वही सिलेक्शन देता है। वरना लोग फँस जाते हैं, 2-2 मिनट सवाल करते हैं, फिर अटकते हैं, फिर पता चलता है कि मुझे तो करना ही नहीं था, मैं तो ज़बरदस्ती कर बैठा इसको। टाइम बर्बाद करने के बाद उन्हें समझ में आता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए एकदम। ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, एकदम क्लियर। इसी से सिलेक्शन आता है, जिसका दिमाग जितना क्लियर है, उसका सिलेक्शन भी उतना ही बढ़ता है, उसकी मात्रा भी उसी में बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान देनी है। अच्छा, उसके बाद में नोट्स कैसे बनाएँ? एक ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे रहते हैं, नोट्स कैसे बनाएँ, नोट्स कैसे बनाएँ? देखिए, आप कैसे हैं? पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसे हैं। आप वो हैं जो नोट्स से बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं। एक वो होते हैं जो नोट्स का कोई ख़ास ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने कह दिया कि नोट्स बना लो तो वो बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए, नोट्स गणित में ये कोई जीके नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फिज़िक्स नहीं है, जिसमें आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े। हमारे पास होता क्या है? पहले तो सोचिए, एज़ ए नोट्स हमारे पास है क्या? फ़ॉर्मूले, जो कि मैं आपको फ़ॉर्मूला शीट दे रहा हूँ। फ़ॉर्मूले, वो मैं फ़ॉर्मूला शीट दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, उसके लिए मैं स्मार्ट छोटे-छोटे जो है, वो बना के आपको वैसे दे दूँगा। तो वो वैसे खत्म हो जाए, छोटे-छोटे आपने देखे होंगे पैकेट से फ़ॉर्मूले के, वो मैं बना के वैसे दे देता हूँ। फ़ॉर्मूला शीट मैं आपको वैसे दे दूँगा, थ्योरी शीट है वो मैं आपको दे दूँगा। फिर आप नोट्स में बनाएँगे क्या? हाँ, कोई काम की चीज़, बहुत कोई काम की चीज़ हो उसको आप उतार लीजिए, रजिस्टर डाल लो, बहुत काम की चीज़ें हैं वो बना लो। फालतू इन चीज़ों में समय बर्बाद मत करना कि लाल पेन, हरा पेन, ब्लू पेन, ये पेन, वो वाला पेन से सुंदर-सुंदर लिख रहे हो। फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, खानापूर्ति नहीं करनी है। वो करना जिससे सिलेक्शन आए। सिलेक्शन आएगा सवाल निकालने से, बार-बार निकालने से ज़्यादा निकालने से। बस यही हमें करना है, यही हमें करना है। तो हमारा नोट्स बनाना, अगर हम वैसे हैं कि भई हमें नोट्स से ही याद होते हैं, नोट्स से ही हमें चीज़ें टिकती है, तो फिर ठीक है। लेकिन फिर ज़्यादा वो मत करिए, ज़्यादा ना फूल पत्तियाँ मत बिछाइए। फूल पत्ती वाले नोट्स मत बनाइए।
अपना जो मोटा मोटी जो काम की चीज है, जो एजेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही लिखिए, फालतू की चीजें मत डालिए, वो सब चीजें आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा नोट्स मत बनाइएगा बिल्कुल भी। देखो जो भी नोट्स में, मैंने कहा ना हमारे पास कुछ है ही नहीं नोट्स में। मैथ्स वालों के पास क्या होता है, मैथ्स वालों के पास होता है फॉर्मूला, परिभाषाएं, तो फॉर्मूला और परिभाषा दोनों मैं आपको दे दूंगा। तो फिर आप क्या बनाओगे, फिर आप सवालों को उतारोगे क्या, जो बोर्ड पे लिखे हुए सवाल उनको वापस उतारोगे, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, सीधा कॉपी में करो ना, सीधे सवाल खुद निकालो, और दूसरे उतारने से फायदा क्या होगा, बोले याद आ जाएंगे। तो इन जो भी मैं बोर्ड पे कराऊंगा इसके पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, वीडियो आपके पास पड़े होंगे, जो भी लाइव क्लासेस होंगी जो भी, उसके वीडियो आपके पास पड़े होंगे, पीडीएफ आपके पास पड़ी होगी। जबरदस्ती उसी चीज को दूसरे कागज में उतारने का क्या अर्थ है, समय बर्बाद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो इसे कहूंगा कि कम से कम बनाए, नोट्स बनाने वाली जो चीजें सही में है, जीके है वहां बनाइए, पेडागोजी है वहां बनाइए, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं बनाने लायक, यहाँ तो दोहराने लायक है, यहाँ तो प्रैक्टिस करने लायक है, खूब प्रैक्टिस करिए, वो काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा के प्रैक्टिस करिए, सवालों को ज्यादा निकालिए, ये ज्यादा जरूरी है। अगला है हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट। जब भी आप अपना टॉपिक पूरा करेंगे तो उसके साथ आपको 4 से 5 टेस्ट दिए जाएंगे, टॉपिक टेस्ट, 4 से 5 टॉपिक टेस्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे, है ना। नॉर्मली कहा तो ये जाता है कि टॉपिक आपको टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट देने का फायदा ये रहता है कि जो आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन हो जाता है कि वो कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये लोग आप लोगों को पता लग जाता है कि भाई हमने इतने दिन से टॉपिक पढ़ लिया, हमने फाउंडेशन से भी पढ़ लिया, हमने कंपटीशन लेवल से भी पढ़ लिया, हमने लाइव क्लास से भी पढ़ लिया, अब सब कुछ पढ़ ही लिया, पढ़ ही लिया, पढ़ ही लिया, लेकिन मूल्यांकन तो नहीं हुआ ना कि जो मैंने पढ़ा है वो सही में नंबर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या जब मैं टेस्ट दूंगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैं खुद से उसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, घड़ी के साथ चल पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो जब आप टेस्ट देते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस गिरता भी है, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आता तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, लेकिन जब आपको कुछ आ रहा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो टेस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा कि टेस्ट देने से नुकसान नहीं होता। अगर आपके 15 में से 0 नंबर भी आते हैं, मान लीजिए 15 का टेस्ट है, आपके 0 नंबर भी आते हैं, आएंगे, ठीक है ना, खट्टे मीठे सारे अनुभव होंगे आपके। अगर टेस्ट में आपके 0 नंबर भी आते हैं तब भी आपको कंटिन्यू रहना है, तब भी आपको कंटिन्यू रहना, आपको ऐसे पॉजिटिव सोचना है कि मैंने 15 नए क्वेश्चन तो समझ लिए, 0 नंबर आए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 15 नए क्वेश्चन सीख लिए, मैंने 15 नए क्वेश्चन सीख लिए। थोड़ा सा पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। इसे अब छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आप लोगों को। एक बार एक बहुत सक्सेसफुल बैंकर होता है, उसके पास एक रिपोर्टर जाता है और उससे पूछता है कि सर आपकी जो सफलता है उसका राज क्या है। तो वो कहते हैं 2 शब्द। तो रिपोर्टर चकित होकर पूछता है कौन से 2 शब्द। सही निर्णय। तो वो बैंकर है वो कहता है सही निर्णय। तो कहता है सही निर्णय। फिर रिपोर्टर फिर क्वेश्चन पूछता है कि सही निर्णय, आपको ये जो सही निर्णय लेने की क्षमता है ये कहाँ से आई। तो उसने कहा कि एक शब्द। तो रिपोर्टर ने फिर पूछा कि एक शब्द कौन सा है। तो उन्होंने कहा अनुभव। बोला, अनुभव। फिर उससे क्वेश्चन पूछा क्योंकि दोबारा डाउट्स क्रिएट हो गए थे। बोला ये अनुभव आता कैसे है। तो बैंकर ने फिर कहा 2 शब्द। बोला 2 शब्द क्या। गलत निर्णय। तो ये कहानी समझ रहे हैं आप, जब तक आप गलत निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप सही निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। गलत निर्णय पहले आपको अनुभव देता है और वो अनुभव आपके निर्णय को सही साबित करवाता है। अगर आप ये बीच में ये जो चैन तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप लोग ये चैन तोड़ने की कोशिश करें, आप चाहें कि मैं टेस्ट दूं 15 में से 15 नंबर मेरे आए, तो ये पहले दिन नहीं आते। पहले आपके 15 में से 0 आते हैं, हो सकता है माइनस में भी आए। ये चीजें ही शुरुआती स्टेज है। इस चीजों से अगर आप घबराएंगे, इससे आप डरेंगे, तो आप कभी भी 15 में से 15 तक नहीं पहुंच सकते। तो आपके पहले गलत निर्णय होंगे, पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, पहले आपको जमीन पे जो है ना वो आप रहेंगे, तल पे आएंगे। ये आपको पहले देखना होगा। जब आप ये देखेंगे तभी आप उड़ान भर पाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ से समझनी पड़ेगी। जब आप टेस्ट देंगे शुरुआती तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे ओवरऑल, बाकी सबके हो सकता है किसी के 15 में से 15 आ रहे हो, आपके 0 ही आ रहे हो, 1 आ रहे हो, 2 आ रहे हो, कोई बुरा नहीं है। ये शुरुआती स्टेज है, ये शुरुआती स्टेज है, ये आपको देखना होगा। जब ये चीजें आप देख लोगे ना तो फिर धीरे धीरे आप इंप्रूव होना शुरू होंगे। इंप्रूवमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा सीधा, सीधा नहीं जाता। पहले आप धीरे 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 इंप्रूव होंगे। 15 में से 1 नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे, धीरे 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 बढ़ने शुरू होंगे। मैंने कहा ना पहले आप जमीन देखेंगे और उसमें अगर आप टिक गए तो फिर आप आसमान भी देखेंगे। तो यही चीज जो है ना काम करेगी टेस्ट के अंदर। तो जरूर है कि आप टेस्ट दें, देखें अपने आप को, और
नेगेटिव ना हो कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हर बार ऐसे सोचेंगे, आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि ये समझना आपको ज़रूरी है कि कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं। हमेशा उसमें से पॉजिटिव आइडिया लें कि मैंने 15 नए क्वेश्चन देख लिए, मैंने 10 नए सवाल देख लिए, कैसे होते हैं ये देख लिया, घड़ी के साथ मैं कैसे काम करता हूँ ये मैंने देख लिया, टाइमर जब लगा हुआ होता है तो मैं सवाल को कितनी जल्दी सोच पाता हूँ, कैसे सोच पाता हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। अगर आप ऐसे देखें जैसे आप जिम जाते हैं, तो अगर आप नए-नए जिम जाएँगे, तो पहले कुछ दिन आपके शरीर में भयंकर दर्द होगा। पहले कुछ दिन, शुरुआत के कुछ दिन 4-5 दिन आपके शरीर में भयंकर दर्द होगा। अगर उस दर्द को आप एक्सेप्ट करके लें, तो फिर आप आने वाले समय में अपना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शरीर जो है वो प्राप्त कर जाएँगे। लेकिन अगर उस 5 दिन के दर्द से आप डर जाएँ, कि नहीं मेरे तो दर्द हो रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, बात खत्म। अब वो वहाँ पे है, वो सबके शुरुआती स्टेज में सब पेनफुल होते हैं। शुरुआती जब स्टेज होता है ना वो पेनफुल होता है। अगर उस पेनफुल कंडीशन में आप सर्वाइव कर गए, तो फिर आप आगे-आगे जाएँगे। तो यही टेस्टों के साथ होगा, शुरुआत जब आप टेस्टों के साथ देंगे, बहुत कड़वे अनुभव होंगे, लेकिन कड़वे अनुभव में टिके रहना, फिर धीरे-धीरे सब मीठे अनुभव होते जाएँगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा रहेगा डाउट सॉल्यूशन। डाउट सॉल्यूशन जो है अब ऑनलाइन में ज़्यादा होते नहीं हैं, इसलिए नहीं होते कि ऑनलाइन में आप वीडियो को बार-बार देख सकते हैं। है ना? ऑफ़लाइन में डाउट होते थे, क्यों होते थे कि ऑफ़लाइन में जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जो सामने खड़ा होकर जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, वो एक बात को एक बार बोलता था। अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया या आप पीछे से कुछ सोच रहे हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या कहीं और ध्यान चला गया या कुछ उतार रहे हैं और आपने वो बात नहीं सुनी, वो नहीं सुनने से वो डाउट क्रिएट हो गया। तो ये डाउट ऑफ़लाइन में तो क्रिएट होता था, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को बाद में दोबारा चला के देख लेते हैं और वीडियो को तब तक बार-बार आप आगे-पीछे करते रहते हैं जब तक वो बात नहीं समझ में आ जाती। वीडियो को पॉज़ कर लेते हैं। तो ऑनलाइन में वो जो डाउट है, जो समझ वाले डाउट है, वो तो खत्म हो गए। अब ज़्यादातर जो डाउट बचे हैं, जो बचते हैं, वो सवालों के होते हैं। तो प्रैक्टिस शीट मैंने विद सॉल्यूशन देता हूँ। लाइव क्लास में जो क्वेश्चन कराता हूँ, वो साथ में सॉल्यूशन करवा देता हूँ, तो वहाँ कोई डाउट नहीं बनेगा। टेस्ट जितने भी आपको दूँगा, वो सब सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन होंगे। टेस्ट सारे विद सॉल्यूशन होंगे, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन होगी। बोर्ड पे जो कराऊँगा, वो भी सबके सबके सॉल्यूशन कराऊँगा। तो बचे तो नहीं, फिर भी मान लीजिए कुछ सवाल आपके बच जाते हैं, तो इसमें हमने ये मैकेनिज़्म बनाया कि जो भी सवाल में आपको डाउट है, उसकी एक फ़ोटो खींच के आप जो है वो चैट सेक्शन में डाल दें, भेज दें। तो जैसे ही मैं फ्री होऊँगा या मेरी टीम का कोई मेंबर फ्री होगा, वो आपको सॉल्यूशन लिख के भेज देगा। उसका सॉल्यूशन जो है वो लिख के भेज देगा, तो फ़ोटो खींच के भेज देना। लेकिन एक चीज़ मत करना यार, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं 10 सवालों की फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, फिर हम एक भी सवाल का उत्तर नहीं भेजते। फिर 10 का कहाँ से भेजा जाए? 1 सवाल है ठीक है, ये तो कोई 1 सवाल भेजो, उसको देखो, फिर उसके बाद में क्या पता दूसरा तीसरा आपको खुद से करने की क्षमता मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सीधा 10 की फ़ोटो भेजी कि सर 81 से लेकर 90 तक के सवाल के सॉल्यूशन भेज दीजिए। ऐसा फिर एक का भी नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए एक उसकी फ़ोटो खींच के भेज दें, उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं लिख के अपने हाथ से या मेरी टीम का जो मेंबर होगा वो उसका सॉल्यूशन जो है आपको लिख के भेज देगा। तो ऐसे प्लीज़ आप करिएगा, तो हमारे आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएँगे, प्लस है ना? आपकी जो चीज़ें वो भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ना करिएगा, वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऐसा ना करें 10-10, 15-15 एक साथ ही भेज दें, फिर एक का भी नहीं आएगा, है ना? तो मैकेनिज़्म का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला रहेगा एक्स्ट्रा बुक। कई जिन्हें आप में से सवाल पूछेंगे, सर कौन-कौन सी बुक्स पढ़ें? कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ें क्या? कुछ और भी बुक्स पढ़ें क्या? एररलेस ले आएँ क्या? एसआर से नहीं लाएँ तो कौन-सी लाएँ? या ये बुक लाएँ? तो क्यों लाओगे बुक यार? एक बात बताओ। और पहली बात, कई बार के जिन्हें कहते हैं एसआर से नहीं लिया, एसआर से नहीं अगर लाओगे, तो खाली पैसे ही खर्च करोगे। एसआर सेनी में जो क्वेश्चन है, आपको पता कैसे चलेगा कि क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना? पूरी एसआर सेनी हम निकाल नहीं सकते, कतई नहीं निकाल सकते। नहीं यकीन है तो ट्राई करके देख लो। पूरी एसआर सेनी हम नहीं निकाल सकते, और निकालने का अगर आप उसे निकालते भी हैं, तो मूर्खता करते हैं। क्योंकि उसमें आईआईटी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है जो हमारे कोई काम के नहीं है। वो हमारे कोई काम के नहीं है, और अगर हम सेकंड ग्रेड में सीनियर सेकेंडरी के 37 क्वेश्चन आएँगे, और मैं कहता हूँ पूरी उम्मीद है मुझे कि अगर कोई बच्चा 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक कंटिन्यू जाए और पूरी एसआर सेनी निकाले, तो सिर्फ़ वो एसआर सेनी निकाल पाएगा अपने 1 साल के भीतर, और कुछ भी नहीं निकाल पाएगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो निकाल रहा है, उसको वो पेपर तक याद रहेगा, नहीं रहेंगे। सवाल जब वही, अगर एसआर सेनी में से वही सवाल पेपर में आ भी गए, तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि उसमें विविधता है। पहली बात तो वो हमारे कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं बनी है। उसका टारगेट आईआईटीज़ है, ना कि हम लोग। तो हमारे हिसाब से वो किताबें नहीं बनी पड़ी।
तो बिना मतलब में उन किताबों को लाने का खर्च करके क्या फायदा है। बाकी जो बढ़िया सवाल होते हैं मैं लेके आता ही हूँ आपको, हर टॉपिक पे बढ़िया सवाल लेके आ रहा हूँ। अगर एक टॉपिक पे देखें, एक टॉपिक पे नॉर्मल आप देखें तो शायद मेरा टोटल जोड़ करेंगे तो 500 के आसपास हो जाएंगे। कैसे? आप सेट्स का ही बात कर लेते हैं। सेट्स के अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में मतलब लगभग 100 से 150 एनसीईआरटी में करवा रखे हैं। फिर आरबीएससी में देखेंगे तो आरबीएससी में भी मैंने लगभग 100-150 आरबीएससी में मान लीजिए मिल जाएंगे आपको आराम से। 300 हो गए। एसआर सैनी में शायद 70 क्वेश्चन मैंने एसआर सैनी के करवा रखे हैं सेट्स के। कितने हो गए? 370। 370 के बाद में जब आप वहां जाएंगे डिटेल थ्योरी में, वहां जाएंगे वहां 101 क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे। कितने हो गए? 470। उसके बाद में जो मेरी प्रैक्टिस शीट है अगर आप वो निकालते हैं तो 150 200 वहां मिल जाएंगे। 470 और 200 670। 670 उसके बाद में 4 टेस्ट डालता हूँ, हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन भी मानता हूँ, 50 वो हो गए। वो कितने हो गए? 470 कितने 670 हो गए। कितने हो गए? मतलब गिनती भूल गया यहाँ पे। शायद 700 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। फिर भी आप ये मांग रहे हो कि एक्स्ट्रा कहाँ से निकालें। भाई इतने जीनियस हो तो फिर मेरी जरूरत है ही नहीं आपको। फिर आप बिना मतलब में गलत कोचिंग में आ गए, आपको कहीं और जाना चाहिए था। 700 क्वेश्चन निकालने के बाद भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मांग रहे हो, है ना। मतलब आप आरपीएससी का एग्जाम देने आए हो ना, पहले श्योर कर लो, या कोई नासा का एग्जाम देने आए हो। मैं आरपीएससी की तैयारी कराता हूँ, नासा की नहीं करवाता, है ना। 710 हो चुके हैं। 710 होने के बाद भी हम ये बातें कर रहे हैं कि और एक्स्ट्रा किताबें, हद कर दोगे यार। तो ये फालतू चीजें ना करिएगा, कोई एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत नहीं है, सब पर्याप्त है जितना है। उसी को अगर आप 2 बार दोहरा लें तो ही सब कुछ हो जाएगा। किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए उसको अगर आप टाइम टू टाइम दोहरा लें और टाइम टू टाइम टेस्ट दे दें, ये अपने आप में बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा और सीधा सफलता पे ले जाएगा आपको। एक्स्ट्रा की किसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा बुक्स की, कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें दूर रहिएगा इनसे, और इकट्ठा मत कर लीजिएगा। खूब सारी किताबें लाके इकट्ठा कर लो, पैसे खर्च कर दो, वो ना करना। अगला है, तो अगली चीज होती है कि कहाँ से स्टार्ट करोगे। अब जो नया आएगा वो पूछेगा सर कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट वहीं से करना है जहां से टॉपिक चल रहा है। जो टॉपिक चल रहा है वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे अभी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेट्स और रिलेशन स्टार्ट करेंगे हम सीनियर में। तो सेट्स और रिलेशन से स्टार्ट करना है आपको, जो टॉपिक चल रहा है वहां से स्टार्ट करना है। बीच में मान लीजिए कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से आप कुछ दिन बीच में आपका जो है वो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। 10 दिन 15 दिन आप क्लास नहीं ले पाते, महीना भर क्लास नहीं ले पाते। तो जब भी आप वापस आए तो उस टॉपिक पे ना जाएं जिस टॉपिक पे आपने छोड़ा था। अब जो क्लास में जो रनिंग टॉपिक है वहां से जुड़ जाए। आपकी मैथ के टॉपिक इतने जुड़े हुए टॉपिक नहीं है कि आपको पीछे के टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। आज आप प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि पीछे का टॉपिक आपको आता है या नहीं आता। क्रमचय संचय पढ़ रहे हैं तो पीछे के टॉपिक की कोई जरूरत नहीं है। द्विपद पद में पढ़ रहे हैं तो पीछे के टॉपिक की कोई जरूरत नहीं है। तो गणित के अधिकतर टॉपिक, कुछ टॉपिक छोड़ दीजिए, अधिकतर टॉपिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर टॉपिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे आपने क्या पढ़ा था या क्या नहीं पढ़ा था। तो जब भी आप आए वापस, अगर कोई डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, जब भी वापस आए तो नए टॉपिक जो चल रहा है, रनिंग टॉपिक है, उसके साथ जुड़ जाएं। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी पता क्या होगा, कुछ बच्चे आएंगे, वो आके मैं समुच्चय पढ़ा रहा हूँ, वो जाके प्रायिकता पढ़ना शुरू करेंगे। जब मैं प्रायिकता पढ़ाऊंगा वो समुच्चय पढ़ेंगे। तो ऐसा बेमेल ना बिठाइएगा। देखिए जब आप किसी का कोर्स लेते हैं तो आप उसका प्लान भी लेते हैं। सिर्फ आप कोर्स नहीं लेते, उसका प्लान भी लेते हैं। तो उसके प्लान के साथ भी चलना होता है। उल्टा चलने का नहीं होता कि मैं समुच्चय पढ़ा रहा हूँ तो आप प्रायिकता पढ़ रहे हैं, पर सर मुझे तो प्रायिकता ही पढ़नी थी। जब मैं प्रायिकता पढ़ूंगा तो उसको समुच्चय याद आ रहा होगा, और आना ही है। टॉपिक तो वही है ना, टॉपिक तो वही है। नंबर तो सबका ही आना है। ये थोड़ी कि इसका नंबर आ गया और उसका नहीं आया, सब टॉपिक का नंबर आएगा, लेकिन क्रम से आएगा, एक तरीके से नंबर आएगा। तो ये कई जने आके थोड़ा बहुत करते हैं, गड़बड़ा देते हैं पूरा मामला। आके वैसे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो नहीं चल रहा। अच्छा अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें साथ साथ में क्वेश्चन भी हो जाएंगे, साथ साथ में डाउट भी हो जाएंगे, साथ साथ में लाइव क्लास भी हो जाएगी, साथ साथ में टेस्ट भी हो जाएंगे, सारे काम साथ में हो जाएंगे। अब वो प्रायिकता पढ़ रहा है ना, तो मैं वो अभी पढ़ा रहा हूँ, ना मैं अभी उसके टेस्ट डालूंगा, ना मैं उसका भी कुछ और चीज करके दूंगा। तो बिना मतलब में, अच्छा जब मैं प्रायिकता पे पहुंचाऊंगा तब भाई साहब समुच्चय निकाल रहे होंगे। तो ऐसा क्यों बेमेल कर रहे हो। आप आए हो, मेरा हर टॉपिक आएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई टॉपिक प्रायिकता कभी नहीं आएगा, वो भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। तो इस तरीके से क्रम से ही चलिएगा, हर चीज को स्टार्ट मत करिएगा। बीच में हो जाता है, ठीक है, आप कुछ दिन लेट हो गए, कुछ दिन बाद में आए हैं, या बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी हो गया, आप आ गए, तो नए टॉपिक से जुड़ जाइए, वहां से पढ़ लीजिए। फिर जब आपको टाइम मिले तो जो बचा हुआ है उसको बाद में कवर कर लीजिएगा। अब आप मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे तो फिर हम दोनों के बीच में गैप बना रह जाएगा। मैं मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं सीमा पे चल रहा हूँ, लिमिट पे चल रहा हूँ, और आप चल रहे हैं समुच्चय पे, तो हमारे बीच में 2 टॉपिक का गैप हो गया, तो इसका मतलब गैप कभी खत्म नहीं होगा फिर। तो इसलिए जरूरी है कि जो टॉपिक रनिंग में है आप उससे जुड़ जाएं, और बचे हुए टॉपिक को बाद में कर लेंगे।
जब आपको टाइम मिले तब देख लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार डोर कम कर लो, जहाँ से चल रहा है वहां से रनिंग में चलते रहो। रनिंग का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही करिएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां से आपने छोड़ा है वहां से नहीं, जो चल रहा है लाइव में उसके साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कंटिन्यू करिए। उसके बाद में अगला रहता है हमारा हाउ टू प्रैक्टिस। अब कई बच्चे रहते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें, सवाल कैसे निकालें। तो देखो, प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ज्यादा सवाल ना निकालें, ज्यादा सवाल ना निकालें, ज्यादा सवालों के पीछे मत भागे, एक सवाल रुके, एक सवाल को समझे, एक तरीके से होता है तो उसको दूसरे तरीके से भी ट्राई करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप एक सवाल पे ठहरते हैं ना, रुकते हैं ना, जब धीमे हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सवाल में से देखने को मिलती है, और यही कंसेप्ट बनाता है। यही कंसेप्ट, ये नहीं कि आया फटाफट आंसर, अच्छा ए टिक, फिर बी, दूसरा क्वेश्चन खोला बी टिक। गिनती नहीं बढ़ानी, गिनती नहीं बढ़ानी है, कंसेप्ट बढ़ाना है। और कंसेप्ट तब बनता है जब आप एक सवाल पे टिकते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है, क्या बताना चाहता है, आपने एक तरीके से उसका आंसर निकाल लिया। अब ये सोचिए कि इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। क्या कोई छोटा तरीका भी हो सकता है? क्या कोई इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है करने का? क्या कोई और तरीके से भी कहा जा सकता है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्या पूछा गया है, क्या यही ऐसे ही है? तो उस पे सवाल पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दीजिए, कम सवाल निकाल लीजिए, ये फार बेटर है ना। ये कहा जाता है कि 100 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 100 बार पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है। तो धीरे धीरे सवालों को निकाले, कम निकाले। कोई आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको 100 सवाल करके निकल जाना है, हर दिन आपको 200 सवाल, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई काम का नहीं होता। जो डेली 200 सवाल निकाल रहा है या 300 सवाल निकाल के बैठा है फालतू में, याद रखिएगा उसे कुछ नहीं याद होना, सब लास्ट में ओवरलैप हो जाएगा और वो उलझ के रह जाएगा। जल्दबाजी में अगर मान लीजिए कोई गाड़ी तेज चला रहा है, तो उसे आसपास की चीजें दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, उसे कुछ नहीं दिखेगा। पूरे रास्ते में वो अपने शायद मंजिल पे तो पहुंच जाए, लेकिन पूरे रास्ते में एक तो खतरा बना रहा, एक उसे आसपास की कोई चीज नजर नहीं आई। जब आप धीरे चलते हैं तो आपको आसपास की चीजें भी दिखती है, आराम से दिखती है, इंजॉय भी करते हैं और सेफ भी होते हैं। तो बेटर है आप अपनी स्पीड जो करें वो स्लो रखें, धीरे धीरे सवालों पे आए, कम सवाल निकाले, अच्छे से निकाले, समझ के निकाले, ताकि एक बार से अच्छा पढ़ लेना। एक बार अच्छा पढ़ लें तो ज्यादा बढ़िया है, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। इससे अच्छा एक बार जब पढ़ रहे हैं, पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो ही बहुत अच्छे से पढ़े, फिर दूसरी बार आएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। हर बार अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है, एक बार कोर्स पूरा कर लो, अच्छे से हो चाहे बुरे से हो, ज्यादातर बच्चे राय दे देते हैं कि एक बार कोर्स पूरा कर लो, फीलिंग आने लग जाती है। ऐसी झूठी फीलिंग का क्या करोगे? इस झूठी फीलिंग का क्या करोगे कि एक बार कोर्स फटाफट कर लो? या तो फिर एक काम करो, किताबें ऐसे ऐसे करो, एक किताब पूरी, दूसरी किताब पूरी, तीसरी किताब पूरी। जैसे वो रॉबर्ट मूवी में करता है ना, जो किताबें लाता है, एक किताब पूरी, दो किताब पूरी। ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? तो धीरे धीरे से अच्छे से कोर्स करें, ईमानदारी से करें, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को शो ऑफ नहीं करना, जो सही है वो करें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सवालों पे चलें, आराम से टाइम दे, प्रैक्टिस धीरे, स्लो बने, स्पीड में कुछ नहीं पड़ा, है ना। वो कहते हैं ना, जैसे बोर्ड लगे होते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। स्पीड जो है वो आपको थ्रिल देती है, परंतु ये मारती भी है। तो बिल्कुल वही बात है, स्पीड जो है उससे बचें, स्लो हो जाए, स्लो आदमी सबसे सही होता है। उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक वाला रहता है, कई आएंगे वो भी ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक भी करवाओगे क्या? देखो, शॉर्ट ट्रिक नहीं, हाँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है? शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पेपर में क्या आने वाला है, आपको पहले से ही पता है कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। ये बिल्कुल बेतुकी बात है कि मुझे पहले से ही ये पता हो कि मेरे पेपर में क्या आने वाला है, किसी को नहीं पता। तो मैं ट्रिक बना के कैसे दे दूंगा आपको? कैसे शॉर्ट ट्रिक बना के दे दूंगा? ये तो पहले मुझे पेपर ला दो कि भाई ये पेपर इस बार आने वाला है, आप इसकी ट्रिक्स बना दो, तब तो मैं बना दूं। तो शॉर्ट ट्रिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। भाई कोई बैंक का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, या कोई वैसे एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं जिसमें पहले से पैटर्न फिक्स होता है कि सवाल नंबर 1 इसका आएगा, सवाल नंबर 2 इसका आएगा, सवाल नंबर 3 इसका आएगा। वैसा पेपर थोड़ी दे, यहाँ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है। यहाँ चलते ही सीनियर ज्यादा आ जाता है, यहाँ चलते ही ग्रेजुएशन ज्यादा आ जाता है, ग्रेजुएशन में भी कुछ का कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे ये बकवास है। तो ये जो है ना पुड़िया बनाने वाला, ये वाला ट्रिक से दूर है। हाँ, स्मार्ट बने, ये जरूरी बात है। स्मार्ट वाली जो ट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। जब आप सवाल को, जब आपके धीरे धीरे देखिए, जब आपके कंसेप्ट बनने लगेंगे ना, तो आप सवालों को पकड़ने लग जाएंगे, सवालों की कहानी समझ में आने लग जाएगी आपको। जब आप सवाल को करने लग जाएंगे, जब आपको सवाल आने लग जाएंगे, जब आने लग जाएंगे, लंबे तरीके ही क्यों ना हो, जब आपको आने लग जाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही उसको ये सोचेगा कि जल्दी कैसे पहुंचू, ऑप्शन का इस्तेमाल करे सुनूं चीजों को, इसको जल्दी से कैसे करा जा सकता है। वो अपने आप स्मार्ट ट्रिक डेवलप होती रहती है, जिसकी मैं क्लास में बात करता रहता हूँ। जब क्लासेस चलती है हमारी, तब हम बात भी करते हैं कि सवाल को और कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। वो स्मार्ट ट्रिक होती है, वो कभी फेल नहीं होती, वो ट्रिक कभी फेल नहीं होती, वो स्मार्ट होती है।
आप सवाल को देख के बनाते हैं, ऐसे नहीं कि पहले से ही कहीं से बना के पुड़िया पैक करा के ले गए। पुड़िया पैक करा के नहीं, सवाल देखते हैं और उसी समय हाथों हाथ उसकी ट्रिक बनाते हैं स्मार्ट तरीके से। तो वो जो स्मार्ट ट्रिक है उनकी बातें हम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, स्मार्ट ट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना, सवाल के दौरान ही बनाएंगे। अगला है प्रोग्रेस को कैसे चेक करें। ये एक क्वेश्चन है, कई लोगों के दिमाग में हर 15 दिन में ये सवाल आएगा, मैं बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा इस बार नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा जीवन तो खराब नहीं हो गया। तो ये लगातार दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है ना। और इसका कोई पैमाना भी नहीं है कि आप ऐसे नाप सकें कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रोग्रेस का एक सिंपल सा फंडा ये होता है, अगर आप अपने अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप क्लासेस लेंगे, आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब दिन पूरा हो जाए तो शाम को एक बार अपने आप से सवाल पूछ लेना कि आज आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, कुछ अच्छा सीखा या नहीं सीखा, आज आपने जो पढ़ा उसमें मजा आया नहीं आया। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आपका जवाब रात को ये है कि हाँ आज मजा आया, मजा आया इसका मतलब है अब गणित में आप मजे ले रहे हैं, अब आप गणित को पढ़ नहीं रहे हैं, आप मजा ले रहे हैं। तो अपने आप से सीधा सवाल पूछिए, नंबरों में मत बांटिए, नंबरों में मत बांटिएगा कि 15 में से जिस दिन 15 आने लग जाएंगे उस दिन प्रोग्रेस होगी। पहले कभी किसी के 15 में से 15 या 10 में से 10 नहीं आते, शुरुआत सबकी बुरी होती है और बहुत बुरी होती है, तो वो प्रोग्रेस नहीं होती। प्रोग्रेस होती है कि हर किसी के लिए अपनी अपनी प्रोग्रेस है। एक बात बताइए, कोई एक बच्चा है जो 40% बनाता है, वो किसी भर्ती में 50% बना लेता है, प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अगर कोई बच्चा है वो 90 बना के बैठा है और अगले साल उसके 80 बन जाएंगे, क्या प्रोग्रेस बोलेंगे उसके? नहीं, वो प्रोग्रेस नहीं है। तो प्रोग्रेस की परिभाषा सबके लिए एक जैसी नहीं होती, सबके लिए एक जैसी नहीं होती, हर किसी के लिए प्रोग्रेस की परिभाषा अलग अलग होती है। हम दूसरों की प्रोग्रेस ना देखें, हम, मैंने कहा ना, सीधा अपने आप से सवाल करें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आप नया सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा कि ये पढ़ने से मैं अच्छा कर पाऊंगा, आगे मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा। ऐसे सवाल जो है ना, ये जो सवाल है ये टिकने वाले सवाल है। वो बेकार सवाल है कि 10 में से 10 क्यों नहीं आए, वो नहीं आएंगे, शुरुआत के कुछ महीने में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और शायद फर्स्ट टाइम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें तो ऐसा आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। आप जब प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने लगेंगे तो 10 में से कोई 1 या 2 सवाल आपसे होंगे तो होंगे, वरना वो भी नहीं होंगे शुरुआत में। शुरुआत इतनी बुरी होंगी आपकी, शुरुआत इतनी बुरी होगी, है ना। और इसको आप प्रोग्रेस के हिसाब से चेक करेंगे तो जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। शुरुआत बहुत स्लो होती है, बहुत बहुत बुरी होती है ना। तभी तो दिक्कत आती है ना, शुरुआत करने में तो जोर आता है क्योंकि शुरुआत बुरी होती है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा कि जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप फील गुड कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, वो आपको खुद से महसूस हो जाएगा कि मैं क्लास लेके मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। अच्छा हो रहा हूँ इसका मतलब एक दिन बहुत अच्छा भी हो जाऊंगा। बस यही ट्रिक है, यही तरीका है प्रोग्रेस को चेक करने का। बेहतर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बस नंबरों पे मत काउंट करना, बेहतर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर हो रहे हो मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बस काफी है। ये प्रोग्रेस जुड़ती जुड़ती एक दिन बड़ी प्रोग्रेस बन जाएगी, लगे रहो, नंबरों पे मत चेक करना, है ना। उसके बाद में जो लाइव क्लासेस है उसमें है कि 3 लाइव क्लासेस आपकी रहेगी, एक सीनियर लेवल की रहेगी, एक ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी और एक पीजी लेवल की रहेगी। जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके पीजी लेवल भी है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड है उसका सीनियर और ग्रेजुएशन लेवल 2 रहेंगे। ये 2 लेवल के क्लासेस सेकंड ग्रेड की है और ये पीजी क्लासेस जो है वो फर्स्ट ग्रेड की है। तो 3 क्लासेस रहेंगी। नॉर्मली इनका टाइम जो रहेगा ये मॉर्निंग में रहेगी, ये वाली जो क्लास है ये आपकी सीनियर जो ये दोपहर में रहती है, सीनियर वाली दोपहर, क्योंकि ग्रेजुएशन को सुबह सुबह पढ़ना जरूरी है एकदम फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है। और इसको फिर शाम के टाइम, टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। नॉर्मली इसका टाइम सुबह वाली का 8 बजे, दोपहर वाली का 12 बजे और शाम वाली का 4 साढ़े 4 बजे के आसपास रहेगा। वो बाकी टाइम थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो ये 3 क्लासेस आपकी लाइव रहेगी। जो भी टॉपिक रहेगा वो सीनियर वाला सीनियर वाली दोपहर में चलेगा, ग्रेजुएशन वाला सुबह चलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला शाम को चलेगा। तो ये लाइव क्लासेस रहेगी। लाइव क्लासेस में थ्योरी होगी प्लस प्रैक्टिस होगी। पहले थ्योरी होगी, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर बहुत सारा ज्ञान होगा, सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको लाइफ का ज्ञान भी मिलेगा, आपको किताबों का ज्ञान भी मिलेगा, आपको मैथ्स का ज्ञान भी मिलेगा। कुल मिला के आपका इनलाइटमेंट होगा, आप प्रकाशमय होंगे, ठीक है ना। सब कुछ मिलेगा आपको, चिंता मत करिए, गाइडेंस भी पूरा मिलेगा, हर चीज मिलेगी जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो, जिससे आपका जीवन अच्छा हो, वो सारा ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है।
आगे का रहेगा हमारा गाइडेंस क्लास। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है गाइडेंस क्लास। अधिकतर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते, कई होशियार बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते, तो कहीं न कहीं एक चीज़ की कमी रहती है, वो गाइडेंस की रहती है। जैसे मैंने आज क्लास में भी कहा था कि अगर आप देखें महाभारत को देखें, तो महाभारत में आपने एक देखा होगा कि जो अर्जुन है, जो भीम है, ये महान योद्धाओं में से एक थे, है ना? अब जो अर्जुन थे, धनुर्धर थे, है ना? वो विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर उस समय के रहे होंगे, सर्वश्रेष्ठ रहे होंगे। लेकिन तब भी क्या लगता है कि वो महाभारत को जीत जाते? जवाब है नहीं। जब तक वो सारथी जो है वो भगवान कृष्ण ना होते। अगर सारथी भगवान कृष्ण ना होते तो अर्जुन कभी भी या पांडव कभी भी महाभारत को नहीं जीत सकते थे। तो यहाँ पे दोनों का रोल आता है। दोनों का जो है ना वो रोल आता है, तो आप सिर्फ एक चीज़ से नहीं कर सकते, एक चीज़ से नहीं कर सकते जब तक आपको कोई दिशा नहीं देगा। मेहनत आप करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत आप करेंगे लेकिन मेहनत करनी किधर है, ये आपको कौन बताएगा? मेहनत करनी ये आपको कौन बताएगा? ये आपको वो बताएगा जो आपका सारथी है, जो आपका गाइडर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका काउंसलर है, वो आपको बताएगा। और बीच दौरान जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे मूवमेंट ऐसे भी आते हैं जो लो मूवमेंट्स होते हैं। जब आप तैयारी करेंगे तो सब कुछ अच्छा-अच्छा ही नहीं होगा। ऐसे ही नहीं कि हर टाइम फूल ही फूल बिखरे रहेंगे, नहीं। कभी पतझड़ भी आएगा, कभी बारिश भी आएगी, कभी आँधी भी कभी पारिवारिक समस्या भी आएगी, कभी शारीरिक समस्याएँ भी आएँगी, ढेर सारी चीज़ें आएँगी। जब आपको जैसे अर्जुन थे, है ना? भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, है ना? कमज़ोर पड़ गया था, मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ गए थे ना, लेकिन भगवान ने उपदेश देके उसको वापस खड़ा कर दिया। तो ऐसी समय आएगा, ऐसा समय भी आपके जीवन में आएगा जब अप एंड डाउन दोनों ही आपके जीवन में चलेंगे। तो वो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल टाइम हो जाता है, तब आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी समय-समय पे आपके साथ चलता रहेगा, ताकि आप लोग लो फ़ील ना करें एटलीस्ट तैयारी को लेके, और जो विश्वास है वो आप में बना रहे पूरे तैयारी के दौरान। कभी आपका विश्वास जो है वो कमज़ोर ना पड़े, इसीलिए गाइडेंस क्लासेस होंगी। अगला पार्ट रहेगा हमारा लर्निंग आवर्स। अब नॉर्मली एक बच्चा पूछता है कि कितने घंटे मैं पढ़ूँ, कितने घंटे पढ़ूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ लो और आपका सिलेक्शन आ जाएगा। ऐसा आप हो सकता है आप 12 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ना आए, हो सकता है 5 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन आ जाए। ये कोई फिक्स रूल इसके लिए कोई काम नहीं करता। नॉर्मली ये होता है कि आपने जो डेली पढ़ा है, उसको रिवाइज़ किया या नहीं किया। बस ये एक बेसिक रूल है जो काम करता है। जैसे मैंने आज 3 क्लासेस ली आपकी, 3 क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया, उसको अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं उसी दिन में, तो ये बढ़िया है। इतना बहुत है, अगर 3 घंटे मैंने पढ़ाया, 3 घंटे आपने पढ़ लिया, बस पर्याप्त है। ये पर्याप्त है ना? नियमित हो, पढ़ाई बस नियमित हो और डेली का काम डेली होता रहे, रोज़ का काम रोज़ होता रहे, तो वो घंटे पर्याप्त है अपने आप में। ऐसा ना हो कि आज का इकट्ठा हो गया और कल का इकट्ठा हो गया और परसों एक साथ कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है। बस रोज़ का काम रोज़ पूरा हो जाए, जो पढ़ा उसको आज पूरा क्लियर कर लिया, देख लिया, खुद से निकाल लिया, पहले बोर्ड पे मैंने करवाए थे, जो आपने भी किए होंगे कुछ, कुछ नहीं हो पाए उनको आपने खुद से वापस किया, उनको समझा, उसमें कोई डाउट था तो डाउट क्रिएट जो किया, उसको बाद में ठीक किया, ढूँढा किताबों में से और उसको करेक्ट किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली पर डे आपको जो अकाउंट है उसका डी एंड करना है आपको। डी एंड करने में मतलब आज जो पढ़ा था वो पूरा मैंने समझ लिया और अब बंद कर रहा हूँ और दोबारा से अगले दिन से दोबारा खाता खोलो और फिर दोबारा से शाम को डी एंड करके फिर आपको डेली जैसे बैंकों में आप देखिए, बैंकों में डी एंड होता है। डेली क्या था इसको डे एंड कहते हैं सॉरी डी एंड डे एंड। डे एंड का मतलब होता है पूरे दिन को खत्म करना और पूरा करके खत्म करना। बस आपको भी यही करना है। डेली आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, उसमें कोई डाउट नहीं रहे, उसकी सारी चीज़ें क्लियर करके पूरा दिन का जो है उसको खत्म करके और अगले दिन फिर सुबह से नए सिरे से शुरू करो, फिर दोबारा शाम को डे एंड करो, बस। यही चलता रहेगा। इसको कोई एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये पर्याप्त है अपने आप में। 12-12, 15-15 घंटों के विज्ञान में मत पड़िएगा, बकवास है, नहीं टिकेगा। जीके और पेडागोजी, सिलेक्शन में सिर्फ मैथ्स ही रोल प्ले नहीं करती, जीके और पेडागोजी भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं अब। इन दोनों को भी साथ में लेके चलना होगा, तो इनकी क्लासेस तो नहीं होंगी लेकिन इनका जो भी ज़रूरत है, जो आपको कि भई जीके आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, ये थोड़ी मदद मैं आप लोगों की समय-समय पे करता रहूँगा कि भई अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, तो जो भी जीके से रिलेटेड या पेडागोजी से रिलेटेड जो इश्यू है आप लोगों के, उसके लिए मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि जो और बच्चे हैं, जो पहले से कहीं से जीके तैयार कर रहे हैं और आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, तो उनका भी गाइडेंस आप लोगों को मिलता रहे, बाकी लोगों को जो नए स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे। तो ये जो क्लासेज़ है ऐसी भी चलाऊँगा जिससे जीके और पेडागोजी भी
पैरेलली चलता रहे मैथ्स के साथ साथ। ऐसा ना हो कि जीके और पेडागोजी पिछड़ जाए। कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना, कोचिंग करनी है तो कहाँ से करनी चाहिए, किससे कौन बेटर रहेगा आपके लिए, कौन कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी बातें भी आपको करते रहेंगे ताकि इसकी दिशा भी सही में पैरेलली मैथ्स के साथ साथ। क्योंकि जैसे मेरे पास स्टूडेंट का फोन आया था, वो कह रहा, सर मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन मुझे अब जीके डर आता है। अब मुझे जीके डर आता है, मुझे लगता है कि जीके मुझे मरवा देगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि पिछली बार चोट खाई हुई है कई बच्चों में, तो इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार जीके को भी पैरेलली लेके चलेंगे। जीके पढ़ाऊंगा नहीं मैं, ना मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जीके का जो गाइडेंस है आपको वो लगातार देता रहूंगा, ताकि साथ साथ ये भी चलता रहे और दोनों मिला के आपका सिलेक्शन जरूर निकले, रुके नहीं। जीके की वजह से तो बिल्कुल ना रुके। अगला पार्ट है फुल लेंथ पेपर। कई बार फुल लेंथ पेपर, सर फुल लेंथ पेपर कब डालोगे? देखिए, फुल लेंथ पेपर के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका कोर्स पूरा हो। तो जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपके फुल लेंथ पेपर नहीं आएंगे। फुल लेंथ पेपर आपके तब आएंगे जब आपका एक बार एटलीस्ट कोर्स पूरा हो जाएगा। तो फिर अर्थ बनता है फुल लेंथ का कि ठीक है, पूरे पेपर दे रहे हैं आप, पूरे पेपर दे के देख रहे हैं कि क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा है। तो फुल लेंथ पेपर आएंगे, लेकिन कोर्स के एंड में आएंगे। खास तौर पे फुल लेंथ पेपर लाने का सबसे बढ़िया समय तो ये होता है एग्जाम से जो 1 महीना पहले होता है। एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले होता है, उस समय आप फुल लेंथ लाइए। उससे पहले जितना भी टाइम मिले रिवाइज करिए, दोहराइए, बार बार पुनरावृत्ति करिए, रिपीट करिए, मतलब चलते रहिए, उसी को बार बार घुमाते रहिए। और जब लास्ट का 1 महीना बचे, जब आप नया नहीं पढ़ने वाले, अब कुछ भी आप नहीं करने वाले, अब बस आप पेपर दे के गलती देखने वाले, गलतियां ठीक करने वाले, तब फुल लेंथ पेपर का टाइम होता है। तो सही टाइम तो एग्जाम से 1 डेढ़ महीने पहले ही होता है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि ये चीज आपको 1 डेढ़ महीने पहले ही दी जाए, क्योंकि ये भी काम की नहीं है। अभी आप मान लो थोड़े दिन पढ़ो और फिर एक फुल लेंथ पेपर दो, पता चले कि 150 में से आपके नंबर आए 10, बंदा इतना डिप्रेस हो गया, पढ़ाई छोड़ दी। तो होना ही है, कोर्स में एक टॉपिक पढ़ा नहीं, फुल लेंथ पेपर देने पहुंच गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि सही टाइम पर ये चीज आए, तो सही टाइम पर आपको ये मिल जाएंगी। उसके बाद में ये है, अब जो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें थी, अभी कुछ बुरी बातें भी देखें। जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, आप में से जितने भी बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन तकरीबन 60 से 70% बच्चे बीच बीच में अलग होते चले जाएंगे। यानी मुश्किल से लगभग 20 से 30% बच्चे ही एक्टिवली पढ़ पाएंगे। ये आंकड़ा हमारा एनालिटिक्स कहता है कि 20 से 30% बच्चे ही लास्ट तक, ये शायद मेरा तो फिर भी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा है। कई बार तो मैंने जहाँ देखा है कोचिंगों में, वहां तो शायद ये आंकड़ा बहुत गिर जाता है, बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो ये जो आंकड़ा है, इसको कैसे गिर, क्या क्या चीजें हैं जो गिराती है, उसके बारे में आप देख लीजिए। पहला सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है इरेगुलरिटी। बच्चे आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर एक दिन नहीं आएंगे, फिर 2 दिन नहीं आएंगे, फिर एक दिन आ जाएंगे। ऐसे जो इरेगुलरिटी जो है, ये एक बड़ा इशू होती है। अब जो इरेगुलर होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता क्लास में क्या चल रहा होता है। जैसे आज आया, कल नहीं आया, परसों आएगा, तो परसों आएगा तो कल वाला पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है तो वो पीछे रह गया। तो वो इरेगुलरिटी जो है ना, वो बड़ी मात्रा में। और कई बार क्या करते हैं, लाइव क्लास को ये कह के छोड़ देते हैं कि रिकॉर्डेड देख लेंगे, रिकॉर्डेड को ये कह के छोड़ देते हैं कि 2 रिकॉर्डेड साथ में ही देख लेंगे। समझ रहे हैं बातों को? थ्योरी लाइव क्लास को तो ये कह के छोड़ दिया कि रिकॉर्डेड देख लेंगे, रिकॉर्डेड को ये कह के छोड़ दिया कि 2 साथ में ही देख लेंगे, फिर 2 जब इकट्ठी हो गए तो ये कह दिया कि साथ में ही, एक हफ्ते की एक साथ ही निपटा लेंगे। तो बस ये वाली जो इरेगुलरिटी है, ये लगातार कंटिन्यू रहेंगी और ज्यादातर लोगों को ये अफेक्ट करेगी। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूटी। ये एक बड़ा कारण है। जब भी बच्चा आता है, शुरुआत में बहुत जोश होता है, बड़ा ही एकदम प्रबल होता है, तोड़ने फोड़ने वाली प्रवृत्ति के साथ आता है। और यूं मानिए शुरुआत में जो भी बच्चा आता है वो लगभग टॉपर जैसा ही होता है, ऐसा लगता है टॉप ही करेगा ये। लेकिन फिर आती है रियलिटी। रियलिटी स्ट्राइक करती है। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमार पड़ गया या खुद बीमार पड़ गया, या कोई कोई और प्रॉब्लम आ गई, डिसकंटिन्यू आ गई, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने की डिसकंटिन्यूटी आ गई। जैसे 1 महीने की डिसकंटिन्यू आती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 15-20 दिन बीच में टूट गए। टूटते ही वो समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं कैसे करूं, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब अच्छा नहीं लग रहा। 5 दिन 10 दिन शादी में जाए, अब शादी में जाके वापस आए तो कौन पढ़ने को मन करता है। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है, ये देखने को, ये भी एक बड़ा कारण रहती है। बीच में आता ही है, हर किसी घर में शादियां वादियां तो होती है, बीमारियां भी होती है, घर में और काम भी होते हैं। तो ये चीजें जब आती है, तो वापस से रिटर्न आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाना तो आसान है, रिटर्न आना मुश्किल होता है, वापस नहीं आ पाता बच्चा। और देखा मैंने तो ये, ज्यादातर बच्चे वापस आते ही नहीं है। एक बार बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी हुई, वो फिर अपनी अलग ही दिशा पकड़ लेता है। फिर वो कुछ का कुछ ही पढ़ रहा होता है, कुछ ही देख रहा होता है, कुछ ही कर रहा होता है, लय छोड़ देता है, मुख्य धारा से अलग हो जाता है। तीसरा बड़ा कारण होता है बोर्डम। ये एक बड़ा कारण है, का बोर हो जाना। शुरुआत में महीने भर पढ़ेगा,
15 दिन पढ़ेगा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, फीस दी हुई है, किताबें लाया हुआ, नई नई किताबें लाया, सब कुछ चल रहा होता है, धीरे धीरे बोर आना, परीक्षा हो तो सही, परीक्षा होगी तो सही, पेपर आएंगे तो सही, वैकेंसी निकलेगी तो सही, हजारों सवाल बना बना के, काल्पनिक सवाल बना बना के वो जो बोर्डम है उसको खत्म कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, अपनी बोर्डम को तैयार कर रहा है और उसको अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई कर रहा है। ये बोर होना शुरू हो जाएगा, बोर हो रहा हूँ, क्या करूंगा, पेपर आएंगे तब देखेंगे, अभी तो पेपर आ ही नहीं रहे हैं, छोड़ो, फिर वो पढ़ाई को छोड़ के चला जाएगा। अगला होता है नेगेटिव थॉट। ये तो भर भर के आएंगे, मेरा तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, आज क्लास में सर ने सवाल कराए थे, 10 में से एक भी मेरे से नहीं हुआ, 10 में से एक भी मेरे से नहीं हुआ, और वहां पे जो और बच्चे बैठे थे XYZ, वो तो सबके सबके आंसर दे रहे थे, फटाफट दे रहे थे। इसका मतलब जब वो उनका सिलेक्शन होगा तो मेरा कैसे होगा, तो मेरा तो होना ही नहीं है, पक्का ही नहीं होना, मैं तो धरती पे आया हूँ गलत हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। बस ये फालतू की कहानियां बना बना के, दंत कथाएं बना बना के दिमाग को कचरा करेंगे और दिमाग को भर लेंगे गंदगी से, जिसमें कुछ जगह ही नहीं बचेगी पढ़ने की। तो ये होंगे वो नेगेटिव वाले जो हर 10 दिन में, 10 दिन छोड़ो, हर 1 घंटे में अपने आप को क्रॉस चेक करने लग जाते हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, हर 1 घंटे में अपने आप को चेक करेंगे कि मेरा सिलेक्शन, आज मैंने एक सवाल निकाल लिया, अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये नेगेटिव थॉट वाले होंगे, ये पढ़ाई छोड़ेंगे, पक्का छोड़ते हैं लोग। दूसरा होता है ओवर थिंकिंग, जो पढ़ते कम है, सोचते ज्यादा है, पेपर कैसा आएगा, इस बार कैसा आएगा, सीनियर आएगा नहीं आएगा, ग्रेजुएशन आएगा नहीं आएगा, ग्रेजुएशन आएगा तो कितना आएगा, ग्रेजुएशन आएगा तो अमित जी वाली शीट में से आएगा नहीं आएगा, एक्स की शीट में आ गया तो मैंने तो अमित जी का कोर्स ले लिया, पेपर अगर एक्स वाली में से आ गया तो पेपर हुआ ही नहीं, तो या कोई मीटरोइड आके अगर पृथ्वी से टकरा गया तो मैं तो पढ़ाई किया और सब बेकार चला जाएगा, मैंने तो तैयारी की हुई है, और आके मान लीजिए कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गया, मैं तो तैयारी करता रह जाऊंगा और मेरे जो सारे दोस्त है वो मजे करते रह जाएंगे, मरेंगे तो वो भी, मरूंगा मैं भी, लेकिन वो मजे करके मरेंगे, मैं पढ़ता हुआ मरूंगा, तो मैं पागल थोड़ी मैं पढ़ूंगा, छोड़ो पढ़ाई। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, जो दुनिया को पल भर में खत्म करने की ताकत रखते हैं, ये लोग भी बड़े खतरनाक होंगे, और ये घटनाएं ज्यादातर में पाई जाएंगी, जो कहानियां बनाएंगे अपने लिए, दुनिया को खत्म करेंगे और पढ़ाई को बंद करेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे अनएबल टू सॉल्व। प्रैक्टिस शीट खोलेंगे, प्रैक्टिस शीट खोलेंगे और अपने आप को फील करेंगे सुपरमैन जैसा, कि प्रैक्टिस शीट खोल ली, 150 है, एटलीस्ट 140 तो निकाल ही लूंगा, 150 है, 10 से एक सवाल जो पेपर इस प्रैक्टिस शीट में गलत है बस वही नहीं निकलेंगे मेरे से, 150 में से 140 तो निकाल ही लूंगा। पहला सवाल नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, फिर यार मुझे सॉल्व ही नहीं हो रही है मुझसे, मैं तो 140 सोच के बैठा था, सवाल तो 3 ही सॉल्व नहीं हुए, मुझसे सॉल्व नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे पक्का ही नहीं होगा। अरे भाई 2 दिन कोचिंग ज्वाइन किए हुए नहीं हुए, 15 दिन हो गए होंगे, 2 महीने होंगे, लोगों को साल साल भर लग जाते हैं पेपर को प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने में, नहीं होती शुरुआत में। शुरुआत में जैसे नॉर्मल ये रहता है कि अगर आप पहले 1 महीने में 10 में से 1 या 2 सवाल भी कर पाते हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पहले 1 महीने का हिसाब किताब यही होता है कि 1-2 सवाल भी अगर आप 10 में से कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरे महीने में थोड़ा और बेटर होगा, तीसरे महीने में और बेटर होगा, ऐसा होता है। ऐसे नहीं कि आज प्रैक्टिस शीट लेके बैठे, आज सर ने थ्योरी पढ़ा दी, अब तैयार हूँ, आज प्रैक्टिस शीट निकालूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ये नहीं होगा। बस फिर वो अनेबल टू सॉल्व, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर वो प्रैक्टिस शीट हाथ लगाना ही बंद कर दिया बंदे ने कि मुझसे तो नहीं होगी, फिर वो प्रैक्टिस शीट कभी खोलेगा ही नहीं। अगर वो चाहता, अगर वो सही में चाहता तो 150 में से आराम से वो 25-30 क्वेश्चन कर सकता था। उसमें प्रैक्टिस शीट में ऐसे क्वेश्चन थे जो वो थ्योरी अभी पढ़ के आया था, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन 25-30 वहां से कर सकता था, लेकिन वो नहीं करेगा। उसको 150 में से या तो 140 चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, या तो प्रैक्टिस शीट को बंद ही कर देगा, या तो प्रैक्टिस शीट ऐसी बनाओ जिसमें 150 में से 140 बंदा कर सके, और ऐसे नहीं बना सकते हो तो ये लो प्रैक्टिस शीट, आज से हाथ ही नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये हो रहेंगे। फिर एक और होते हैं, एक महानुभाव होंगे, कंपेयर विद अदर्स, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे। पहले उनको ये देखेंगे अम्मी जी की कोचिंग में पढ़ता कौन कौन है, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन कैसे कर रहा है, बाकायदा रजिस्टर है उनके पास, दिमागी रजिस्टर है जिसमें नोट करते रहेंगे, एक ए पढ़ रहा है, एक बी पढ़ रहा है, एक सी पढ़ रहा है, सबकी रिपोर्ट है उसके पास, अपने आप को छोड़ के बाकी सबकी रिपोर्ट है। वो तो इतनी जल्दी आंसर देता है, उसके तो टेस्ट में भी जब नंबर देखेगा तो अपने नंबर नहीं देखेगा, पहले बाकी लोगों के नंबर देखेगा, जो टॉपर है उसके 10 में से 10 आ रहे हैं, उसके 10 में से 9 आ रहे हैं, उसके 10 में से 8 आ रहे हैं, अपना पता नहीं है कितने आ रहे हैं, दूसरों पे कंपेयर करता रहेगा, हर दिन कंपेयर करता रहेगा, मुझसे नहीं हुआ, उससे कैसे हो गया,
वो कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ये कंपैरिजन है। अब वो कर पा रहा है, वो पिछले 2 सालों से लग रहा है या पिछले 3 सालों से लग रहा है। आपको आए हुए मुश्किल से 3 दिन हुए हैं, उसके 3 साल हो चुके हैं, आपको 3 दिन हुए हैं। कहाँ कंपैरिजन है दोनों में? लेकिन नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, 3 दिन में मैं इससे बढ़िया हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं होने वाला था। तो ये आएगा कंपैरेटिव, जो सारा दिन कंपेयर करते रहेंगे, कोई किसी के कंपैरेटिव है ही नहीं। आप अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन नहीं मानेंगे वो लोग। मानेंगे कैसे? कोई आएंगे मिसगाइडेंस वाले, आएंगे रायता फैलाएंगे, कहीं से सुन के आ जाएंगे कि सेकंड ग्रेड में वही सिलेक्ट होता है जो एसआर सैनी निकालता है। एसआर सैनी जिसने नहीं निकाली उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर आके मुझे भी ज्ञान देंगे, सर एसआर सैनी कराओ, सिलेक्शन उसी से होगा। आप जो करवा रहे हो ना सब बकवास है, या ये जो कर रहे हो ना कहीं से उड़ता हुआ ज्ञान लेके आएंगे और फिर आके यहाँ पे रायता फैलाएंगे। तो बहुत है, यूट्यूब सैकड़ों चैनल है यूट्यूब पे जो फैला रहे हैं। मतलब ना मेरी मानेगा, ना किसी उसकी भी नहीं मानेगा, उसकी भी एक बात मानेगा, फिर दूसरे यूट्यूबर की 2 बात मानेगा, तीसरे यूट्यूबर की और एक बात मानेगा, ऐसे मिक्स करके एकदम मतलब खराब कर देगा सारा काम। ये मिसगाइडेंस वाले आएंगे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे और खराब करके जाएंगे। फिर आते हैं तीसरे, इससे ला नोट्स कलेक्टर। वैसे ये आईएएस है, ये आईएएस लोग आएंगे, कुछ आईएएस भी आएंगे हमारे यहाँ पे, है ना, ये कलेक्टर है, इन्हें आईएएस का आ जाता है। लेकिन ये आईएएस थोड़े और किस्म के हैं। ये लोग हैं नोट्स कलेक्ट करने आएंगे, सर ये वाली पीडीएफ दे दो, सर वो वाली पीडीएफ दे दो, सर ये पीडीएफ भी दे दो, प्रैक्टिस शीट वाली पीडीएफ दे दो, सर ये वाली पीडीएफ दे दो। टॉपिक एक नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस शीट उनको 60 की 60 चाहिए, सारी की सारी प्रैक्टिस एक साथ दे दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी फटाफट प्रिंट निकलवा लूंगा, फिर मुझे एक्स कोचिंग की और निकलवानी है, पहले आपकी निकलवा लूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर एक्स कोचिंग की निकालूंगा, फिर एक्स के बाद में वाई कोचिंग वाला भी इंतजार कर रहा है, उसकी भी निकलवानी है। बंदा खूब सारे नोट्स कमरा भर देगा पूरा। कोई आएगा, वाह बेटा तू ही पढ़ता है, इस धरती पे शायद ही कोई पढ़ता है, ऐसे देख के लगेगा बंदा आईएएस है, ये आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे आएंगे, ये भी लोग होंगे। तो ये बहुत सारे कारण है कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एनालिटिक कहता है पीछे का, कि अगर कोई 2.5 महीने, अगर किसी कारण से भी 2.5 महीने कोई रुक गया तो मानो वो आपके पूरे कोर्स में रुक जाएगा। अगर कोई 2.5 महीने रुक गया, हमारा जो पीछे का है रिकॉर्ड वो बताता है कि अगर कोई स्टूडेंट 2.5 महीने रुक जाता है, पहले जिस दिन से वो शुरू करता है उस दिन से अगर वो 2.5 महीने रुक जाता है, तो फिर ये मानिए कि वो पूरा कोर्स पूरा करके जाएगा, पूरा पढ़ के जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि 70 से 80% बच्चे ये थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं कर पाते, पहले ही निकल लेते हैं, इधर निकल लेंगे, कोई ना कोई कारण बना लेंगे अपना, कोई ना कोई कारण बना लेंगे, मेरा तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, इस बार तो नहीं होगा। अब करें क्या? आएंगी चीजें। अब इन सब चीजों के परे, ये जो बाकी जो 20% बचते हैं जो सब चीजों से परे होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं, सारा दिन बैठ के एनालिटिक्स नहीं करते, सारा दिन बैठ के बातें नहीं सोचते, बस पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, सोचते कम है पढ़ते ज्यादा है। बस वो बच्चे जो है, वो 20% बच्चे हैं, वो बच जाते हैं हमारे पास, और वो पढ़ते रहते हैं और पूरा कोर्स कर जाते हैं, और ईमानदार से कर जाते हैं, सिलेक्शन भी ले जाते हैं, वो सिलेक्शन भी ले जाते हैं। वो इन चीजों के चक्करों में पढ़ते ही नहीं है। वो ना तो ये बैठ के सोचते हैं कि बोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इससे परे होते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि मेरा होगा नहीं होगा, पढ़ तो लूं, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। ओवर थिंकिंग, जगह ही नहीं बची, सवाल निकाल लें, सोचू कहाँ से? सवालों को सोचने का टाइम नहीं है, और सोचने का टाइम कहाँ है? सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आज इतनी सॉल्व हो गई, कल और सॉल्व कर लेंगे, अगली बार और सॉल्व कर लेंगे। वो किसी भी चीज का लोड नहीं लेते, है ना, वो एलएमएल टाइप के लोग हैं, एलएमएल टाइप के, लोड मत लो, वो लोड नहीं लेते। उनका काम है पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और पढ़ ही रहे हैं बस, फिर वो इन सब चीजों से परे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये कुछ कारण है, इन कारणों से बच के रहिएगा, और अपना इन सारे कारणों से बच के अपना 2.5 महीने का जो पीरियड है, जो थ्रेशोल्ड पीरियड है आपका, प्रोविजन पीरियड है, ये पार कर जाओ, आप कमाल कर जाओगे। अगर आप ये पार कर गए तो आप मान लो आप 20% स्टूडेंट में हो जो कोर्स पूरा करके यहाँ से जाएगा, पूरे पैसे वसूल करके जाएगा, बाकी तो बस दे दिया। कोचिंग चल रही है, आपके दुआ है, आपकी कृपा है, आप लोग ना होते तो कोचिंग ना चलती। तो उन सबका धन्यवाद, है ना, उन सबका धन्यवाद, वो आए और हमारी कोचिंग को इस तरीके से आर्थिक रूप से मदद करके गए।
धन्यवाद उन सभी भामाशाहों का, है ना? हमारी तरफ से पूरे तरीके से शुक्रिया उन सभी भामाशाहों का जो आके टिकेगा, है ना? और ये जो 20% जो सिलेक्शन लेके जाएँगे, वो भी बड़ी है, वो हमें वैसे मजबूत करेंगे। उसके बाद में आते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, अभी और आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगा। टेक्निकल प्रॉब्लम, एक आएगी टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि अब आप लोगों को समझना होगा कि आप ऑफलाइन मोड पे नहीं है, आप ऑनलाइन मोड पे है। आप ऑफलाइन मोड पे नहीं है, आप ऑनलाइन मोड पर है। तो ऑनलाइन मोड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इक्विपमेंट से भरे हुए हैं। अभी ये जो मेरी क्लास हो रही है, इसमें कम से कम 10 से 15 प्रकार के इक्विपमेंट लगे पड़े हैं और इन सब के काम करने से ये क्लास संभव होती है। डिजिटल बोर्ड है, जिसके काम करने से ये क्लास हो रही है। डिजिटल बोर्ड के बाद सामने कैमरा लगा पड़ा है, मेरा माइक है, मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर फिर इंटरनेट है, लाइट है, ये सब मिला के मेरी क्लास पॉसिबल हो पाती है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर अगर सपोर्ट ना करे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। तो जो लोग पहले रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह नहीं है कि आप गए बोर्ड के आगे चौक लेके खड़े हो गए या मार्कर लेके खड़े हो गए और क्लास हो गई। अब यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई भी चीज़ कभी खराब हो भी सकती है। खराब होने से क्लासेस डिस्टर्ब होती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन जैसा कि ये रहता है कि क्लास मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी यही करता हूँ कि मेरी क्लास कोई भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, टाइम ज़रूर चेंज करना पड़े, वो कई बार करना पड़ जाता है, लेकिन पूरे ईमानदार हूँ मैं मेरी क्लासेस को लेके और पूरी ईमानदारी से क्लास लूँगा। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो समझ जाइए कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। ऐसे ही जब आप लोग ऐप को यूज़ करेंगे, तो ऐप में भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आती रहती है। कई बार आप अपग्रेड करना भूल जाते हैं टाइम पे, अपडेट नहीं लेते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। कई बार जो भी ऐप है, उसपे भी जो वीडियो है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर से आ रहे हैं। तो कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऐप में लगातार हो हाँ, लेकिन आप लोग में से जो भी हमारे साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिकती। आधे घंटे में आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। हो जाता है, कोई स्लो डाउन हो जाता है। हाँ, आप जाके यूट्यूब जाके चलाओ, फिर वहाँ जाके देखो कि नहीं यूट्यूब तो चल रहा है, हमारा ऐप ही नहीं चल रहा, तो हमारा सर्वर अलग है। यूट्यूब का सर्वर अलग है, हमारा अलग है। कई बार आपके जो इंटरनेट है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमारा जो ऐप है, वो इंटरनेट को अलग तरीके से यूज़ करता है, उसमें एक मिनिमम स्पीड अलग है, यूट्यूब की अलग है। यूट्यूब तो जैसे मैं बताता हूँ कि आपका 2 केबीपीएस पे भी चल जाएगा, लेकिन जो मेरा ऐप है वो 2 केबीपीएस पे नहीं चलेगा। वो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है यार, उसका कहाँ कंपैरिज़न हमारा। वो तो मतलब थोड़ी देर आपका नेट ना चले तो भी यूट्यूब चल जाएगा। आपका नेट बंद हो ना तो भी यूट्यूब थोड़ी देर शायद चल सकता है। तो मेरा ऐप तो एक मिनिमम सिप रिक्वायरमेंट पे चलता है, तो वो थोड़ी दिक्कत उससे कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो थोड़ी देर में दुरुस्त हो जाती है। और नॉर्मली आप थोड़ा बेसिक आप भी ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल को रीस्टार्ट कर लें या ऐप में से एक बार लॉग आउट होकर दोबारा लॉगिन कर लें। ये 2-3 चीज़ें होती है बेसिक, ये कर लें। बाकी 15-20 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, है ना? जो घर में बिजली का कनेक्शन लेगा, उसकी बिजली जाएगी ही जाएगी, है ना? वो तो प्रॉब्लम रहती रहती है। अब बिजली के तारों को छेड़ने से या घर के मीटर को छेड़ने से लाइट थोड़ी आ जाएगी। वो तो कहीं न कहीं कोई फ़ॉल्ट हुआ है, कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, उससे लाइट गई हुई है, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, लाइट आ जाएगी। बस टेक्निकल प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, कुछ समय के लिए आती है, फिर ठीक हो जाती है ना? तो थोड़ा-सा टेक्निकली अवेयर रहिएगा। बाकी आप लोगों को कोई भी टाइप का गाइडेंस, कोई भी टाइप की मदद चाहिए, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे कॉल असिस्टेंस नंबर है, आप इन पे कॉल करिए, इन पे आपको पूरी मदद मिल जाएगी, है ना? ये नंबर है, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहें, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। कोई पीडीएफ नहीं डली हुई है, कोई ये नहीं डला हुआ, कोई भी चीज़ तरह की हो, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आप इन नंबरों को अपने पास रख लीजिए। और अगली चीज़ है हमारे ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, लेकिन दोनों ही प्राइवेट ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको जो हमारी तरफ से जो कम्युनिकेशन है, कोई जानकारी देनी है, कोई चीज़ देनी है, वो है। आप अपनी तरफ से इनको आप यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ़ इनको देख सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है, कोई भी जानकारी हमें पहुँचानी है, कोई बात आपको बतानी है, तो ये हमारे 2 माध्यम है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। वैसे ऐप के अंदर भी ग्रुप है आपके, हम वहाँ भी ट्राई करते रहते हैं, वहाँ भी देते रहते हैं चीज़ें और बाकी ये 2 है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपना कोई प्राइवेट ग्रुप बनाना चाहें तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप अपना प्राइवेट ग्रुप भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप ओपन रख सकते हैं, बातचीत जो भी चालू है वो कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि अगर हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर देते हैं और फिर
फालतू के कोई मैसेज आते हैं और आते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर हमें फ़ोन करते हैं, सर उस लड़के ने ये कह दिया या उस लड़की ने ये कह दिया और उसने ये मैसेज कर दिया। वो फिर माथा-पच्ची फिर वाले काम जो है ना वो बड़ा परेशान करता है। फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, है ना? खाया-पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा 12 आना, तो वो वाली कहानी शुरू हो जाती है। बहुत ही प्रॉब्लम बहुत होती है ग्रुप्स के अंदर, कोई ना कोई। लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीनिक तरीके से आप अपने ग्रुप को मेंटेन कर सकते हैं, तो आप अपने बाकी साथियों को उसके साथ जोड़िए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रहिए, बढ़िए, अच्छा भी लगता है। लेकिन फालतू की गतिविधियाँ ना हो, ये ज़रूरी है। ये सुनिश्चित आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अगर किसी को ऐड करेंगे, कोई मान लो कोई मैसेज कर देता है, कोई विवादित मैसेज कर देता है, फिर हम उसको ब्लॉक करते हैं, तो वो ऐसे नाराज़ हो जाता है कि मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? तो वो फिर बड़ा अजीब-सा हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए संभव है। आप अगर मेंटेन कर सकें तो बनाइए, मुझे भी जोड़िए, मैं भी आ जाऊँगा आपके ग्रुप में, है ना? हमारी तरफ से जो है वो प्राइवेट ग्रुप है, आप इसमें आके अपना देख सकते हैं। वहाँ पे कोई भी मैसेज होगा, ज़रूरी मैसेज होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी चीज़, जो भी जानकारी है, वो मिलती रहेगी। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है ना? बहुत लंबा लेक्चर था, लेकिन कोशिश यही की है कि आपको जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, वो सब आप तक पहुँच जाए। और फाइनली थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए, अच्छे से सुनने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, और अगर नहीं भी मिले कुछ सवालों के तो चिंता ना करिए, धीरे-धीरे आपको और जवाब जैसे-जैसे क्लासेस चलेंगी, क्लासेस के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, तो वो उस समय मैं आपको बताता रहूँगा। ये तो मोटा-मोटी था कि आपको पता चल जाए कैसे-कैसे क्या चलना है। अब कल से हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी, कल से हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी, ठीक है? तो वो चीज़ें अब कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ें भी मैं क्लास में आपको बताता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, सिलेक्शन कोई जादुई चीज़ नहीं है, वो मेहनत है जिससे वो आता है। कुछ नहीं करना है, बस आप कंटिन्यू रहिए। कमाल है, एक अगर आप कहो इस दुनिया के अंदर, या फिफ्थ फोर्स कहो, मतलब प्रकृति के जो 4 बल है, 4 बल के अलावा अगर 5वाँ बल कोई इस धरती पे है और कमाल कर सकता है, तो वो है नियमितता। अगर आप नियमित रह गए अगर आप नियमित रह गए, तो आप एवरेज स्टूडेंट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप कैसे भी स्टूडेंट क्यों ना हो, आप हर हाल में सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। अगर आप नियमित हैं, अगर आपके पास नियमितता की ताकत है, कंटिन्यूटी की ताकत है, तो आपका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं, आप सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। ये जादू है, ये कमाल है, ये ब्रह्मांड की 5वीं ताकत है। अगर 4 बल है तो 5वाँ बल ये है, और ये अनहोनी को होनी कर सकता है। आप करके देखिए एक बार, नियमित होके देखिए, जादू है ये, कमाल है ये। लेकिन प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बता दिया, 80% स्टूडेंट जो है वो टाइम पे पहले-पहले ही चले जाते हैं, निकल जाते हैं, नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं ये कंटिन्यूटी जो है ना, बस वही आपको स्पेशल बना देगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हज़ारों ट्रैप है, हज़ारों चीज़ें हैं जो आपको फँसाएँगी, हज़ारों चीज़ें हैं जो आपको फँसाएँगी। लेकिन अगर आप नहीं फँसे, तो आप दावेदार हैं सिलेक्शन के। अगर आपको इन चीज़ों ने परेशान नहीं किया, और अगर आप इन ट्रैप में नहीं फँसे, देखो सीधी-सीधी सी बात आपको जो मैंने बताई थी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करना मुश्किल भी होता है, ये भी सच है। और डिस्ट्रैक्शन आज की दुनिया में बहुत है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। अब आपको बचना होगा कि कैसे आप लोग बचें और कैसे आप लोग कंटिन्यू रहें। मैं कंटिन्यू हूँ, आप कंटिन्यू रहें, और फिर आप बिता के देखिए, ढाई 3 महीने निकाल दो आप, एक बार कंटिन्यू आप ढाई 3 महीने निकाल दो, 3 महीने में आपको इतना अच्छा फ़ील होने लग जाएगा, ऐसे लगने लग जाएगा कि सिलेक्शन आएगा ही आएगा। अगर आप 3 महीने टिक गए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी 3 महीने टिक गया, ढाई से 3 महीने मान लो, ढाई से 3 महीने टिक गया, तो 3 महीने बाद फीलिंग आने लग जाएगी कि पक्का अगर मैं अब आगे चलूँगा तो मेरा सिलेक्शन निकलेगा ही निकलेगा। ढाई 3 महीने में आपको फीलिंग आने लग जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य, ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं पाता। बहुत करते हैं, बहुत कोशिश होती है, लेकिन हर आदमी कहीं न कहीं अपना कारण ढूँढ के निकल लेता है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझना होगा, नियमितता कर लीजिए, कमाल कर दोगे आप लोग। ठीक है ना? तो टाइमिंग सुबह वाली क्लास रहेगी, एक 7:30 बजे, 7:30। अब मैं कोशिश करूँगा कि 7:30 आपकी रहे। सर्दियाँ अब कम होने लगी है, थोड़ा-सा ठंड भी कम हो रही है, तो एक 7:30 रहे, एक दोपहर में 12 बजे रहे, एक शाम को 4:30 बजे रहे। और अभी हमारा जो टारगेट रहेगा वो दिल्ली भर्ती को रखेंगे। हमने वो टॉपिक पहले रखेंगे जो दिल्ली भर्ती को टारगेट करते हों। दिल्ली
पहले हमें जीतना है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन पे अगर थोड़ी-सी मेहनत की गई, तो वो ये दिल्ली वाली भर्ती निकाल देंगे। खासकर जो पीछे से चलते आ रहे हैं, वो बच्चे इतने बेहतर हैं कि अगर उनको सही दिशा और दे दी गई, तो वो दिल्ली निकाल सकते हैं। तो फिर वही टॉपिक पहले करेंगे जो दिल्ली वाले हैं, है ना? आरपीएससी में तो वो है ही हैं, लेकिन दिल्ली में भी है तो उनको पहले रख लेंगे, ताकि दिल्ली पहले जीत ली जाए। ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। हाँ, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप बता दीजिएगा, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, वर्ग 1 की जब वैकेंसी आएगी ना एमपी की, जब भी वैकेंसी आएगी तब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जब वैकेंसी नहीं है ना, तो अभी अभी आप टॉपिक पढ़िए। जब वैकेंसी नहीं है तो आप टॉपिक पढ़िए। जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सबके हैं। ये कोई टॉपिक राजस्थान के नहीं है। ये हरियाणा के भी है, ये मध्य प्रदेश के भी है, ये पंजाब के भी है, ये दिल्ली के भी हैं। अब अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिल्ली वाले टॉपिक को आगे रख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली आ गया। दिल्ली पहले आ गया तो दिल्ली की तैयारी कर लेंगे। और कोई आ जाए, हम तो तैयार बैठे हैं। अगर कोई और वैकेंसी आती है, स्वागत है। वैकेंसी को आने दो आप तो, हम तैयार हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। क्लासेस कुछ दिन देख लोगे तो आपको आदत लग जाएगी और फिर आप नहीं छोड़ पाओगे। ये बात एकदम सच है। अगर आप कुछ दिन टिक गए और कुछ दिन आपने क्लासेस ले ली, मज़ा आने लग गया, तो आप फिर क्लासेस नहीं छोड़ पाओगे। ये बात एकदम सच है। हाँ, उसमें सीटेट माँगेंगे अभी। कॉलेज वाली 2 क्लासेस रहेगी। आपकी जो सीनियर सेकेंडरी क्लास है वो दोपहर में रहेगी 12 बजे, और ग्रेजुएशन वाली जो है वो सुबह रहेगी, सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे से ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा। ग्रेजुएशन में अभी आपकी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगी। सबसे पहले ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगी। कॉलेज में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। और सीनियर में आपकी शुरू होगी सेट्स एंड रिलेशन, समुच्चय एवं संबंध, ये आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है? बस मैंने कहा ना, आप बस कंटिन्यू रहो। सिर्फ एक चीज जो आप कर सकते हो अपने साइड से, सिर्फ वो है कंटिन्यू करना। यही सबसे मुश्किल काम है। आप लोगों को लगेगा बाकी सब चीजें आसान है, सब सब आसान है। गणित तो इसके मुकाबले बहुत आसान है। जो मुश्किल है वो है कंटिन्यू रहना। कंटिन्यू रहने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है। वो आप कितना अपने आप से लड़ पाते हैं, ये सवाल है। हाँ, बिल्कुल आपका प्रॉमिस रहना चाहिए कि आप लगातार रहें, तो कमाल है। बस फिर कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सिवाय कंटिन्यूटी के। वो आप कर दो और फिर चमत्कार देखो। और फिर चमत्कार ना हो तो मुझे बता देना। यूजी की एक रहेगी, क्योंकि ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएँगे। इतना भी जो चलेगा ना, अभी आप देखेंगे कि जब सीनियर की एक क्लास होगी, जब आपकी ग्रेजुएशन की एक क्लास होगी, 2 क्लासेस लेने के बाद भी आप इतना थक जाओगे कि टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। तो अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन 2 क्लासेस जब आप लेंगे, क्योंकि डेढ़-डेढ़ घंटे की 2 क्लासेस हो जाती हैं। डेढ़-डेढ़ 2 घंटे, 3 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं। फिर आप 3 घंटे पढ़ोगे उसको लेके, तो 6 घंटे हो जाएँगे। फिर बाकी और भी काम रहते हैं। फिर जीके भी थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे या और पढ़ोगे, तो इतनी जगह नहीं बचेगी आपके पास, है ना? तो 2 क्लासेस हैं, एक सुबह 7:30 बजे और एक है दोपहर में 12 बजे। और पीजी की जो क्लासेस है, वो फिर शाम को रहेगी 4:30 बजे। पीजी के भी थोड़े दिन रुक के चलाएँगे। अभी 2 क्लासेस स्टार्ट होगी सीनियर की, ग्रेजुएशन की, फिर पीजी होगी। हाँ, 2 क्लासेस पर डे। ठीक है? बिल्कुल। मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगा, चिंता ना करो। मेरी क्लासेस आप देखिए, फुली मोटिवेशन से भरी होती है। ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से।